गांधी हत्याकांड पर लिखी गई उनकी बेस्ट सेलर पुस्तक हे राम को इतिहास लेखन के क्षेत्र में एक अद्भुत कृति माना गया है। अभी हे राम पुस्तक के बारे में संतोष जी कानड़े उनसे बात करेंगे। धन्यवाद। मैं सीधे विषय पे आता हूँ। अभी 26 फरवरी को सावर जी का आत्मार्पण दिन था, तो इस आत्मार्पण दिन के अवसर पर इसी सभागृह में 3 दिन से ये कार्यक्रम शुरू है। तो मैं शुरुआत सावरकर जी से ही करता हूँ प्रश्न को। सर, इस पुस्तक में आपने लिखा है कि वीर सावरकर साजिश के शिकार। सभी जानते हैं कि ये जो गांधी हत्या का केस था उसमें सावरकर जी का भी नाम था। तो क्या सावरकर जी का नाम इस हत्याकांड में आया, इसे आप साजिश कहते हैं? देखिए, पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मुझे सुनने के लिए आए और माफ़ी चाहता हूँ, मराठी नहीं बोल सकता इसलिए मैं हिंदी में बोलूँगा। उम्मीद है आप मेरी बात समझ पाएंगे। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा भव्य आयोजन रखने के लिए। तो आपने क्योंकि ये बीच में से एक कहानी शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ये कहानी गांधी हत्याकांड की अलग करती है। क्योंकि वीर सावरकर मंच है और वीर सावरकर जी के भी 2 दिन पहले पुण्यतिथि गुजरी है, तो एक ज़रूरी बनता है कि आपने उस सवाल को पूछा। तो वीर सावरकर का नाम अगर गांधी हत्याकांड में आया तो साजिश तो थी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन साजिश के अलावा कुछ बुनियादें भी थी जिसकी वजह से सरकार के लिए ये आसानी हुई कि वो वीर सावरकर का नाम इस पूरे केस में घसीट ले। तो इसमें कोई शक नहीं है, और कभी वीर सावरकर जी ने भी इस बात को नहीं छुपाया कि नाथूराम गोडसे उनका एक करीबी शिष्य था, और नाथूराम गोडसे के साथ जिस नारायण आप्टे को फांसी दी गई थी वो भी वीर सावरकर जी का एक करीबी शिष्य था। तो अगर हम गोडसे की कहानी की शुरुआत करें तो गोडसे शुरुआत में जब किशोर अवस्था में था, 16-17 साल की उम्र में था, तो उसका जो आदर्श थे वो महात्मा गांधी हुआ करते थे, गांधी जी हुआ करते थे। वो गांधी जी के आंदोलनों में हिस्सा लेने की बातें किया करता था। चूंकि उसके पिताजी जो थे वो सरकारी नौकरी में थे, तो वो उस तरह से आंदोलन में हिस्सा नहीं ले पाया। जब रत्नागिरी में उसके पिता का ट्रांसफर हो जाता है नाथूराम गोडसे के, तो उसी दौर में वीर सावरकर जी अपने प्रतिबंध के दिनों में रत्नागिरी में थे। तो वहीं उसी मोहल्ले में वीर सावरकर जी के मोहल्ले में गोडसे का परिवार अपना घर देता है। तो जब नाथूराम गोडसे को मालूम पड़ता है कि सावरकर जी यहाँ पर रहते हैं, तो मिलने चले जाता है। और जब वो मिलने चले जाता है तो सावरकर जी को उसमें कुछ प्रतिभा नजर आती है, और सावरकर जी के प्रति वो उसकी श्रद्धा देखते हुए एक अच्छे करीबी संबंध बन जाते हैं। उनके लिए पत्र वगैरह लिखने लगता है, उनके लिए एक पीए का पर्सनल असिस्टेंट का गोडसे वहाँ पर काम करने लगता है। तो ये एक दोनों के रिश्ते की शुरुआत वहाँ पर हो जाती है। इसके अलावा बहुत हमारे इतिहास के साथ बहुत छेड़छाड़ हुई है। बहुत कम लोग जानते हैं कि 1936-37 के अंदर हैदराबाद में आर्य समाज और हिंदू महासभा ने मिलकर एक आंदोलन किया था, जिस आंदोलन को निजाम के खिलाफ आंदोलन किया था। असल में हिंदुओं पर उसी दौर में अत्याचार शुरू हो गए थे और सत्याग्रह प्रकाश पर जो है वो प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो हिंदू महासभा ने जब वो आंदोलन चलाया था हैदराबाद में, तो उस आंदोलन का नेतृत्व वीर सावरकर ने किया था। और जो महाराष्ट्र से जो पहला दल उसका विरोध करने के लिए हैदराबाद गया था, उसका नेतृत्व नाथूराम गोडसे ने किया था। और नाथूराम गोडसे को इस आंदोलन में हिस्सा लेने की वजह से हैदराबाद के नवाब ने 1 साल तक बड़ी अमानवीय स्थिति में हैदराबाद की जेल में रखा था। तो इस तरह के करीबी संबंध नाथूराम गोडसे और वीर सावरकर के थे। ये सत्य है, इसको ना कभी वीर सावरकर ने छुपाया, ना कभी नाथूराम गोडसे ने छुपाया। लेकिन ये भी सत्य है कि जब नाथूराम गोडसे ने अपना अखबार हिंदू राष्ट्र अग्रणी शुरू किया, तो उसके लिए 15,000 रुपए का जो लोन था वो भी वीर सावरकर ने दिया था। बाकायदा लिखत पढ़त के साथ वो लोन दिया था। उस अखबार के प्रथम पेज पर जो अग्रणी लिखा रहता था, उसमें वीर सावरकर जी की प्रतिदिन तस्वीर भी छपती थी। ये सब सच है। लेकिन 1945-46 तक आते आते, और मैं कहूँगा जब 47 के अंदर जब डायरेक्ट एक्शन डे हो जाता है और हिंदू मुस्लिम दंगे एक पूरे देश में उसकी एक सीरीज शुरू हो जाती है,
तो कहीं ना कहीं गोडसे का जो मोहभंग है वो वीर सावरकर से होने लगता है। ये हमें थोड़ा समझने की जरूरत है इस विषय को, क्योंकि जब भारत आजाद हो रहा था तो 2-3 ऐसे विषय थे जिन पर हिंदू महासभा ने कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर लिया था अपनी पुरानी नीतियों की तुलना में, और वो सही भी था कई मायनों में। जैसे 2-3 एक विषय थे कि जब नेहरू सरकार जब बनेगी आज़ादी के बाद तो क्या हिंदू महासभा उसमें शामिल होगी, तो इस विषय पर कुछ लोगों का मत अलग था, कुछ लोगों का मत अलग था, लेकिन फाइनली शामिल हो गई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा के कोटे से नेहरू सरकार के अंदर मंत्री बने। एक बहुत बड़ा विवाद था कि भारत का झंडा क्या होगा। कांग्रेस तिरंगा चाहती थी, वीर सावरकर जी और हिंदू महासभा चाहते थे कि भगवा ध्वज इस देश का राष्ट्रीय झंडा होना चाहिए। उस पर भी बातें तैयार हो गई हिंदू महासभा, और वीर सावरकर जी ने शिवाजी पार्क में जो उनका घर था तो 15 अगस्त के दिन दोनों झंडे फहराए थे। तो ये सब जो चीजें थी ये गोडसे को नागवार गुजर रही थी। उनका मानना था कि हमें इन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। तो गोडसे ने उस दौर में जो अपने संपादकीय लिखे उसमें हिंदू महासभा की लीडरशिप की उसने आलोचना की, जिस आलोचना में उसने सावरकर जी की भी आलोचना की। तो ये संबंध बड़े अच्छे थे, लेकिन 47 तक संबंध खराब हो गए। और गोडसे जो अपना बयान अदालत के अंदर देता है वो कहता है कि मैं इनका शिष्य था, लेकिन मेरे दूरियां बन गई थी क्योंकि मैं जिस तरह से सोचता था उस तरह से सोचते नहीं थे। ये मैंने आपको अभी तक संबंध बताए। अब षड्यंत्र कैसे होता है, वीर सावरकर का नाम कैसे आता है, अब हम इस कहानी ये ना हो कि कोई कह दे कि अचानक वीर सावरकर जी का नाम ला दिया गया। संबंध तो थे उनके, गांधी जी का इसने हत्या की उसके साथ उनके संबंध थे, हिंदू महासभा का मेंबर था, तो वो तो सत्य है, उस सत्य को आप नहीं छुपा सकते। लेकिन फंसाने की जो कहानी शुरू होती है वो बड़ी दिलचस्प कहानी है कि जब वीर सावरकर गोडसे के बारे में मालूम पड़ता है कि इसका ये बैकग्राउंड है, तो एक मौका हाथ लग जाता है कि वीर सावरकर को अब ठिकाने लगा सकते हैं। नेहरू सरकार इस तरह के मंतव्य को अपने पूरा करने के लिए एक पूरा जाल बुनती है, और उस जाल में फंसाने के लिए गोडसे के साथ जो पत्र व्यवहार वीर सावरकर के हुए थे, या जो गोडसे के साथी आपटे के साथ जो वीर सावरकर के पत्र व्यवहार हुए थे, वो जब घर में छापा मारा जाता है गांधी जी की हत्या के 2-3 दिन बाद, जब पुलिस डीसीपी जिमी नागरवाला छापा मारते हैं सावरकर सदन में, तो वो 10,000 पत्र वीर सावरकर के इकट्ठे करते हैं। उसमें से गोडसे और इनके जो आपसी पत्र व्यवहार थे वो निकाले जाते हैं। चंदा लोन दिया था अखबार को 15,000 रुपए का, वो एक सबूत मिल जाता है। इस तरह की एक कहानी बुनी जाती है, और इस कहानी के अंदर एक कैरेक्टर आता है, उसका नाम है दिगंबर बड़गे। दिगंबर बड़गे, क्योंकि गोडसे ने जब गांधी जी की हत्या की थी उसके साथ 6 से 7 लोगों का एक पूरा ग्रुप था। उस ग्रुप में एक दिगंबर बड़गे नाम का व्यक्ति भी था। दिगंबर बड़गे आदतन अपराधी था, तो चूंकि वो पैसों के लालच के अंदर इस काम के अंदर शामिल हुआ था गांधी हत्याकांड में, बाकी लोग तो किसी अपने विचारधारा की वजह से इसके अंदर शामिल हुए थे। तो दिगंबर बड़गे जो होता है उसको सरकारी गवाह बनाया जाता है। सोचिए कि जिस पर हत्या का केस था, जो हत्यारों के षड्यंत्र में, हत्या के षड्यंत्र में शामिल था, उसको सरकारी वादा माफ गवाह बनाया जाता है। पहले उसको ये आश्वासन दे दिया जाता है कि तुम अगर सरकार की तरफ से गवाही दे दोगे, या जो सरकार कहना चाहती है वो गवाही दे दोगे, तो तुम्हें इसमें बरी कर दिया जाएगा। और दिगंबर बड़गे वीर सावरकर के नाम से सारी गवाहियां देता है। वो कहता है, जो हम सबने सुना है, आप भी सब जानते होंगे कि 16-17 जनवरी को गोडसे और आपटे मिलने आए और सावरकर जी ने कहा यशस्वी होकर आना, ये एक गवाही देता है। एक बिम्बा नाम की महाराष्ट्रीय फिल्मों की अभिनेत्री होती थी, शारदा मोदक उनका नाम हुआ करता था। तो बिम्बा को तैयार किया जाता है गवाही के लिए कि उसने जब आपटे और गोडसे को छोड़ा था हत्या के 15-20 दिन पहले, गांधी की हत्या के पहले, तो वो शिवाजी पार्क में सावरकर सदन के पास में छोड़ा था। तो ऐसे 3-4 गवाह सावरकर जी के लिए तैयार किए जाते हैं, जिसमें खास दिगंबर बड़गे होता है। तो दिगंबर बड़गे 2 बातें कहता है। पहली बात तो ये कहता है कि जब मैं सावरकर सदन में नीचे बैठा हुआ था और गोडसे और आपटे ऊपर मिलने गए वीर सावरकर जी से, और जब वो नीचे मिलकर आए तो वीर सावरकर ने उनसे कहा कि यशस्वी होकर आना, एक बात। दूसरी गवाही वो कहता है कि जब हम टैक्सी के अंदर बैठे तो मुझे नारायण आपटे, जो गोडसे का साथी था जिसको फांसी की सजा हुई गांधी हत्याकांड में, उसने टैक्सी में बैठते हुए कहा कि तात्या ने कहा है कि गांधी जी को 100 साल नहीं जीने देना है। तात्या मतलब वीर सावरकर को उनके शिष्य तात्या कहते थे। तो तात्या ने कहा कि गांधी को 100 साल नहीं जीने देना है। तो ये 2 गवाहियां दिगंबर बड़गे कोर्ट में देता है। लेकिन सावरकर जी खुद बैरिस्टर थे और उनका केस भोपटकर साहब लड़ रहे थे, जो हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे, वो भी बहुत बड़े वकील थे। तो ये कोर्ट में पूरा मामला टिक नहीं पाया,
क्योंकि ये कहीं सुनी बातें थी। सावरकर जी ने जो अपनी गवाही कोर्ट के अंदर दी तो 59 पेजेस का उनका बयान था और बड़ा ही शानदार उन्होंने अपना पक्ष रखा था लाल किले की अदालत में। और उन्होंने ये बात कही कि अगर मैंने, पहली बात तो ये दोनों मुझसे मिलने नहीं आए, उनका पहला बात ये थी। और दूसरी बात उन्होंने कही कि अगर ये दोनों गोडसे और आप्टे मुझसे मिलने भी आए थे और मैंने अगर कहा कि यशस्वी होकर आना, तो इसका कतई मतलब नहीं है कि मैंने कहा कि गांधी को मारकर यशस्वी होकर आना। मैं हो सकता है हैदराबाद के किसी आंदोलन की बात कर रहा हूँ, हो सकता है मैं हिंदू महासभा के किसी आंदोलन की बात कर रहा हूँ, एक बात। दूसरी बात बोला, इसने कहा कि गांधी के 100 साल पूरे नहीं होने देना है, तो हो सकता है आप्टे ने एक बड़े नाम का इस्तेमाल किया वीर सावरकर का, उसको अपनी तरफ मिलाने के लिए बात कही। तो एक कही सुनी बात के आधार पर ये केस हुआ और जब अदालत का फैसला आया तो वीर सावरकर को 22 इसमें बरी किया गया। और ये जब पूरी घटनाक्रम जब चल रहा था वीर सावरकर को फंसाने का, तो डॉक्टर अंबेडकर इसमें पर्सनल इंटरेस्ट ले रहे थे। वो समय कानून मंत्री थे देश के, अपनी पत्नी डॉक्टर सविता अंबेडकर के साथ वो पूरी कार्रवाई को देखने भी आए थे। तो उन्होंने जो भोपटकर साहब थे, जो सावरकर के वकील थे, हिंदू महासभा के भवन दिल्ली में रुके थे। आपने अगर दिल्ली गए हो तो बिरला भवन आपने देखा होगा, सॉरी बिरला मंदिर देखा होगा। बिरला मंदिर के पास हिंदू महासभा का भवन है, उसमें भोपटकर साहब रुके हुए थे जब एक केस चल रहा था। तो डॉक्टर अंबेडकर ने भोपटकर जी को फोन किया हिंदू महासभा के दफ्तर में, और डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूं तुम्हारे वकील के बारे में, मतलब वीर सावरकर के बारे में। कल मथुरा रोड पर मुझसे मिलो और अकेले आना। और अंबेडकर भी अकेले आते हैं, भोपटकर साहब भी मथुरा रोड पे अकेले आते हैं, दोनों एक कार में बैठते हैं। और डॉक्टर अंबेडकर, ये मैं नहीं कह रहा, अपने मन से नहीं कह रहा हूँ ये बात भोपटकर साहब, BL भोपटकर साहब ने कही है और इसी मुंबई के अंदर कही थी। डॉक्टर अंबेडकर ने भोपटकर साहब को कहा कि तुम्हारे क्लाइंट को फंसाने की कोशिश हो रही है, उसके खिलाफ साजिश रची जा रही है, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। तो भोपटकर साहब ने पूछा, चूंकि वो भी हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, बड़े नेता थे, तो उन्होंने पूछा कि कौन फंसा रहा है। तो डॉक्टर अंबेडकर शांत रहे। फिर भोपटकर साहब ने कहा नेहरू, तब भी डॉक्टर अंबेडकर शांत रहे। तो इसका कहीं ना कहीं ये मतलब था कि सरकार में बैठे लोग गांधी हत्याकांड का फायदा उठाकर जो है वो वीर सावरकर को बदनाम करना चाह रहे थे। और ये पूरा षड्यंत्र वीर सावरकर के आसपास रचा गया और इसका अंजाम ये हुआ कि वीर सावरकर इस गांधी हत्याकांड में नाम आने के वजह से इतना टूट गए कि उसके बाद वो फिर राजनीति में उतने सक्रिय नहीं रहे। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात बताता हूँ जो मैंने अपने रिसर्च में पुस्तक में निकाली और जो पूरा घटनाक्रम बना। असल में सावरकर को घेरने के लिए इनके जो सावरकर जी का जो क्रांतिकारी जीवन था उसका भी इस्तेमाल करना चाह रहे थे। असल में जब आज़ादी के पहले सावरकर जी का नाम 3 हत्याकांड में आता है, जो 3 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या हुई उसमें वीर सावरकर का नाम आता है। सबसे पहले आता है कर्नल वाइली की हत्या का आरोप। कर्नल वाइली को मदनलाल धिंगरा ने मारा था, लंदन में मारा था, हम सब जानते हैं। तो उसका जो मारने का तरीका था, कर्नल वाइली को मारने का तरीका वो कैसा था, जरा मैं आपको बताता हूँ। कि मदनलाल धिंगरा किताब के अंदर रिवॉल्वर छुपाकर जाते हैं, एक पार्टी चल रही होती है, उस पार्टी में कर्नल वाइली के पास जाते हैं, गोली बंदूक निकालते हैं, कर्नल वाइली को गोली मारते हैं, वहीं पे पिस्टल फेंक देते हैं, सरेंडर कर देते हैं। कोर्ट पूछता है क्यों मारा, किसने साजिश रची, तो मदनलाल धिंगरा कहते हैं कि ये मेरा खुद का किया हुआ कार्य। एक उसके बाद नासिक के कलेक्टर होते थे AMT जैक्सन, जिन्होंने वीर सावरकर जी के बड़े भाई को काला पानी की सजा सुनाई थी, उसको अनंत लक्ष्मण कन्हेरे ने मारा था। मैं उसी शहर से आता हूँ जहाँ उनका जन्म हुआ था, कन्हेरे जी का इंदौर में। तो 16-17 साल के युवा थे, बड़े मतलब क्या भावना रही होगी 16 साल की उन्होंने इतना महान काम किया था। तो एक नासिक में एक सार्वजनिक इसी तरह के हॉल में कार्यक्रम हो रहा था, वहाँ पर AMT जैक्सन मौजूद थे। ऐसे ही वो भीड़ में से निकल कर आए कन्हेरे जी और उन्होंने 3 गोली मारी, वहीं की वहीं सरेंडर किया और कहा ये मेरा काम है, मुझे किसी ने नहीं बोला। लेकिन उसके पीछे भी सावरकर का हाथ माना गया। इसी तरह से फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे के अंदर वीर सावरकर के एक शिष्य थे बीवी गोगटे, जो पुणे के मेयर भी रहे। तो उन्होंने उस वक्त के हॉटसन करके बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर होते थे, उनको ठीक इसी तरीके से गोली मारी थी। हालांकि हॉटसन मरे नहीं उसमें, और जब गोगटे साहब को पकड़ा गया तो उन्होंने भी रिवॉल्वर फेंक दिया और उन्होंने कहा ये मैंने अपनी इच्छा से मारा। अब ये तीनों जो हत्याकांड मैंने बताए हैं, इनकी अगर आप गांधी हत्याकांड से तुलना करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समानता मिलती है कि गोडसे भी ठीक वैसे ही अकेले जाता है, सार्वजनिक स्थल होता है, सैकड़ों चश्मदीद होते हैं, गोली मारता है,
वहीं सरेंडर करता और कहता है कि मेरा ये खुद का किया काम है, इसमें किसी का नहीं हाथ नहीं है। तो ये जो 3 क्रांतिकारी गतिविधियां जो वीर सावरकर की थी, वो एक वजह और बन गई सरकार के लिए उनको फंसाने के लिए। लेकिन एक स्मृति पुष्पे नाम की एक मराठी में पुस्तक लिखी गई है, उसमें वीर सावरकर के संस्मरण है जो कि करीबी लोगों ने लिखे हैं। उसमें जब वीर सावरकर से पूछा गया कि कभी गांधी जी अगर देश के लिए अहित करते हैं, देश के खिलाफ कोई काम करते हैं, तो उनके साथ क्या किया जाना चाहिए, तो वीर सावरकर कहते हैं कि वो स्वतंत्रता सेनानी है, उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं होना चाहिए। अगर बहुत अहित कर दें तो किसी किले में उन्हें कुछ दिनों के लिए नजरबंद कर देना चाहिए। उसी पुस्तक में लिखा हुआ है कि वीर सावरकर पीठ पीछे भी जब बात करते थे गांधी की, तो वो गांधी जी शब्द बोलते थे, या वो पंडित नेहरू की जब बात करते थे तो पंडित जी बोलते थे। तो सावरकर जी का वैचारिक विरोध था गांधी से, और वो छुपाने जैसी कोई बात नहीं है। लेकिन इस तरह से हत्या में नाम लेकर आना, ये घनघोर षड्यंत्र था जो उस वक्त की नेहरू सरकार ने रचा था। उसकी वजह ये थी कि हिंदुत्व की विचारधारा इतनी तेजी पकड़ रही थी क्योंकि अहिंसा का सिद्धांत चकनाचूर हो गया था। उसका हश्र हमने बंटवारे में लाखों लाशों के रूप में देख लिया था। तो उस विचारधारा को कुचलने के लिए ये सब षड्यंत्र कुचक्र जो है वो रचे गए। ये आगे ये प्रश्न तो आएगा ही, लेकिन ये जो गांधी हत्याकांड की जो आगे की कथा है, इसकी शुरुआत तो इसका मूल कारण विभाजन। तो आज भी विभाजन पे जब चर्चा होती है तो ऐसे होती है कि वो आवश्यक था, कोई कहते कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, गांधी जी कहते थे कि मेरे शव के बाद ही इस देश का बंटवारा होगा। तो इसकी जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? लेकिन क्या विभाजन का मूल कारण, सबसे बड़ा कारण आपने क्या लिखा है? देखिए, खुलकर ही बात करते हैं, क्या इसमें बुरा छुपाव रखना, खुलकर ही बात करना चाहिए। तो आप ही लोगों से पूछता हूँ, आजकल एक बड़ा राजनीतिक चीज चलती है, जब भी कोई वादा कर लेता है सरकार तो कहते हैं तो राजनीतिक जुमला है ना। जुमला शब्द आपने सुना होगा कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि 15 लाख वाली जो बात थी वो जुमला है, कांग्रेस ने आरोप लगाया। कभी राहुल गांधी कुछ कह देते हैं तो बीजेपी बोलती है ये जुमला है, जो संविधान करती है जुमला है। आप जानते हैं भारतीय राजनीति का पहला जुमला क्या है? मैं आपको बताता हूं। भारतीय राजनीति का पहला जुमला है कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा। दूसरा जुमला है पाकिस्तान बनाने से पहले मेरे शव के टुकड़े कर लो। और ये जुमला देने वाले व्यक्ति थे मोहनदास करमचंद गांधी। मैं इसको क्यों राजनीतिक जुमला बोलूं? मैं कोई गांधी विरोधी होने के नाते ये नहीं कह रहा कि मुझे सिर्फ गांधी का विरोध करना है, इसलिए गांधी जी के इन 2 शब्दों को, इन 3 शब्दों को मैंने जुमले जैसा एक तोहमत लगा दी। असल में आप पूरा अध्ययन करते हैं बंटवारे की मांगों का, तमाम चीजों का, तो मार्च 1940 में लाहौर के अंदर पाकिस्तान प्रस्ताव मुस्लिम लीग पारित करती है, ठीक है। तब से लेकर 15 अगस्त 1947 तक पूरे 7 साल, करीब 4 महीने तक प्रतिदिन बिना नागा, बिना गैप किए हुए गांधी जी रोज कहते हैं कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा। कभी वो कहते हैं कि पाकिस्तान बनाने के पहले मेरे शव के टुकड़े कर दो। 2 बातें वो बार-बार कहते थे, प्रतिदिन कहते थे। लेकिन जिस दिन ये कहना चाहिए था मोहनदास करमचंद गांधी को, उस दिन वो उन्होंने मुंह में दही जमा दिया। मैं आपको उदाहरण के साथ बता देता हूं। जब कांग्रेस और तमाम नेताओं को माउंटबेटन ने बुलाया और वो तारीख थी 2 और 3 जून 1947 की, जब बैठक के अंदर सब पाकिस्तान और भारत के बंटवारे पर सहमत हो गए, तो उस दिन ये सुबह बैठक होती है 10-11 बजे के आसपास। और ये मन से नहीं कह रहा, कोई प्रकाश श्रीवास्तव मन से नहीं कह रहा है बात, ये माउंटबेटन ने अपने पेपर्स में लिखी हुई है। और लंदन में एक लाइब्रेरी है माउंटबेटन पेपर्स के नाम से, उसके अंदर ये बाकायदा पेपर्स रखे हुए हैं। कोई भी जाके आर्काइव मौजूद है ऑनलाइन, उसको चेक कर सकता है। इस भाषण के बाद, मेरी बात सुनने के बाद आप चेक कर सकते हैं। माउंटबेटन ने सब कुछ उस पर अपना वर्णन किए हैं। तो 2 और 3 जून को जब बंटवारे पर सहमति दे देती है कांग्रेस, तो गांधी जी को मिलने बुलाया जाता है। उस दिन होता है सोमवार, और सोमवार बड़ा महत्वपूर्ण दिन होता था गांधी जी के लिए, क्योंकि उस दिन उनका मौन व्रत होता था। तो जब माउंटबेटन मिलने बुलाते हैं और बताते हैं कि ये बात हो गई, और गांधी जी को तो मालूम ही रहता कि बंटवारे पर सहमत हो गए, तो गांधी जी बोलते हैं कि आज मेरा मौन है तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैं दुखी हूं, और ये सब बातें करके कि मौन व्रत जब होता था वो कई चीजें लिखित में बोलते थे, लेकिन उस दिन उन्होंने उस तरह का विरोध नहीं जताया। 2 जून निकल गया, 3 जून को तो मंगलवार था, तब तो मौन व्रत नहीं था। तो
उस दिन का प्रार्थना सभा का भाषण आप निकाल लीजिएगा, संपूर्ण गांधी वाङ्मय आप खोल लीजिएगा, उसमें हल्का फुल्का जिक्र बंटवारे का आता है। मैंने अगर 3 जून को जो बंटवारे में मोहर लगी, जो ऑल इंडिया रेडियो पे उसकी घोषणा हो जाती है, उसके 20 दिन पहले तक के सारे भाषण मैंने गांधी जी के पढ़े संपूर्ण गांधी वाङ्मय में, और तमाम जगह जहां जहां मैं अखबार ढूंढ सकता था उस वक्त के नेहरू मेमोरियल म्यूजियम में, मैंने सारे वो अखबार निकाले, संपूर्ण गांधी वाङ्मय का अध्ययन किया। और मैं देखना चाह रहा था कि जब देश बंटवारे के एकदम करीब पहुंच रहा है तब गांधी जी की भाषा क्या है, मेरे मन में एक ख्याल आ रहा था। और मुझे बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि टोन डाउन कर लिया था गांधी जी ने। गांधी जी के आप तमाम भाषण निकाल के देख लीजिए, वो बंटवारे पे गोलमोल बातें करते गए थे। यहां तक कि 1 जून के आसपास का उनका वो भाषण है जिसके अंदर उन्होंने बंटवारे के लिए हिंदू और सिखों को दोषी ठहरा दिया था। उन्होंने कहा था हिंदू और सिख भी तो बंटवारा मांग रहे हैं। भाई कौन सा हिंदू और सिख पाकिस्तान मांग रहा था? लेकिन गांधी जी ने ये आरोप भी लगाए, तो बंटवारे पर उनकी टोन डाउन होती गई गांधी जी की। और 3 जून को उनका जो भाषण है उसके अंदर भी गोलमोल बातें करते हैं। अब 4 जून आती है। 4 जून को माउंटबेटन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गांधी जी के बेटे देवदास गांधी भी मौजूद होते हैं। देवदास गांधी हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक हुआ करते थे। तो देवदास गांधी कुछ गांधी से ऐसे सवाल पूछ लेते हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि माउंटबेटन घबरा जाता है। उसको लगता है कि अगर देवदास गांधी इतने खतरनाक सवाल मुझसे पूछ रहा है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो आज शाम को जो प्रार्थना सभा होगी इसके अंदर गांधी जी कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। तो उसी वक्त माउंटबेटन फिर से गांधी जी को मिलने बुलाता है और ये कन्विंस करवा लेता है कि आप जो चाहते थे वही तो मैंने किया। हिंसा नहीं हो इसलिए हम बंटवारा कर रहे हैं, ये ना हो इसलिए हम बंटवारा कर रहे हैं, मुसलमानों को हक मिले इसलिए हम बंटवारा कर रहे हैं, ऐसे करके कर दिया। उस शाम को 4 जून को पूरे देश को ये उम्मीद थी कि गांधी जी कोई ना कोई ऐलान करेंगे, आमरण अनशन का करेंगे, आंदोलन का करेंगे, या नेहरू और पटेल के खिलाफ किसी को खड़ा करने की बात करेंगे। लेकिन गांधी जी ऐसा कुछ नहीं करते। मेरा सवाल बहुत सिंपल सा सवाल है, इसके लिए कोई बहुत आपको जो है न्यूक्लियर साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है, या आपको कोई इतिहास का कोई बहुत बड़ा ज्ञाता होने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा सवाल अपने आप से पूछ के देखिएगा, गांधी जी ने आजादी से पहले कभी करीब 13, 14, 15 अनशन किए। अनशन किन बातों पे किए? कभी अंतरात्मा की आवाज पे, कभी ईश्वरीय प्रेरणा से, कभी गांधी जी ने अनशन करा कि ट्रेन की ट्रेन डिलेल हो गई तो गांधी जी ने अनशन कर लिया। एक बार गांधी जी ने अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल पर अनशन किया। मतलब बड़ी छोटी छोटी बातों पर गांधी जी ने अनशन किया आजादी के पहले। आजादी के बाद भी गांधी जी ने 2 बार अनशन किए। कलकत्ता में 1 सितंबर 1947 को अनशन किया मुसलमानों को बचाने के लिए, फिर 12 जनवरी 13 जनवरी को अनशन का ऐलान किया दिल्ली में पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने के लिए। ये सवाल अपने आप से आप लोग पूछिएगा कि गांधी जी ने हर छोटी बड़ी बातों पे अनशन किए, अंतरात्मा की आवाज पे अनशन किए, ईश्वरीय प्रेरणा पे अनशन करे, बंटवारे जैसे महत्वपूर्ण विषय पर गांधी जी ने अनशन क्यों नहीं किया? ये किसी गांधीवादी से सवाल पूछ के देख लीजिएगा। अगर वो जवाब दे देना आपकी बात का तो मुझे भी बता दीजिएगा, मैं भी इस जवाब का तलाश कर रहा हूँ पिछले 20 साल से, जब से मैं इस विषय पर रिसर्च कर रहा हूँ कि हर छोटी बड़ी बात पे अनशन करने वाले हमारे प्रिय बापू ने बंटवारे के खिलाफ अनशन क्यों नहीं किया? और गांधी जी से भी सवाल पूछा गया तो गांधी जी एक दलील देते थे, अरे मेरी सुनता कौन है, जवाहर मेरी नहीं सुनता, सरदार मेरी नहीं सुनता, ये मेरी नहीं सुनता, कांग्रेस में मेरी नहीं चलती। मेरा ये सवाल है कि सुनते तो आपकी अंग्रेज भी नहीं थे। एक अधनंगा फकीर, एक खादी की धोती पहनने वाला, एक चादर लपेटने वाला अधनंगा फकीर, चर्चिल उनको कहते थे, वो व्यक्ति अहिंसा की दम पर दुनिया की सबसे ताकतवर सत्ता जो टेम्स नदी के किनारे लंदन में बैठी थी उससे टकरा गया। दुनिया के सबसे बड़े क्राउन राज परिवार ब्रिटेन से टकरा गया। दुनिया के सबसे ताकतवर नेता विंस्टन चर्चिल से मोहनदास करमचंद गांधी टकरा गया। तो ये जवाहर और सरदार थे क्या? क्या थे जवाहर और सरदार? इन्हीं के तो चेले थे ना, लड़ते अपने चेलों के खिलाफ। सफल होते नहीं होते अलग बात है। आपके कौन से आंदोलन सफल हुए कांग्रेस के? असहयोग आंदोलन आपका फेल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका फेल है, भारत छोड़ो आंदोलन सुपर डुपर फ्लॉप है आपका एक भी आंदोलन सफल नहीं हुआ। लेकिन आप आंदोलन करते थे ना, तो अपने 2 चेलों के खिलाफ आपने आंदोलन क्यों नहीं किया? और सोचिए, गांधी ये बहाने बनाते रहे। उसका मैं भी करूंगा सवाल का जो आपने पूछा उसका, कि 1964 में जाके पूरी कहानी का पर्दाफाश होता है। एक ब्रिटिश पत्रकार थे लियोनार्ड मोस्ले, वो 1964 में नेहरू जी जब मरे उसके कुछ दिन पहले उन्होंने नेहरू जी का इंटरव्यू लिया। तो नेहरू जी से उन्होंने पूछा कि आप लोग बंटवारे पे क्यों सहमत हो गए? तो आप ध्यान दीजिएगा,
नेहरू जी ने क्या जवाब दिया? नेहरू जी ने कहा कि हम बुढ़े हो चुके थे। दूसरी बात नेहरू जी ने कही कि हम जेल जाने से डरने लगे थे। तो कौन माफी पी रहे, ये भी क्लियर हो जाता है यहाँ पर। और तीसरी बात कही उन्होंने, नेहरू जी ने लॉर्ड मोस्ले से, कि गांधी जी ने हमें मना नहीं किया। अगर गांधी जी हमें मना करते तो हम सड़कों पर उतरते, बंटवारे का विरोध करते। गांधी जी कहते अपने चीते जी कि नेहरू और पटेल मेरी सुनते नहीं है, मैं किसको बोलूं, मैं क्या करूं? और नेहरू मरने के पहले बोलते हैं गांधी जी ने तो हमको बोला ही नहीं। तो फुटबॉल खेल रहे थे क्या? ये फुटबॉल खेलते खेलते 20, 25, 30 लाख, 40 लाख लोग मर गए। और तुम ये तुम्हारा जुमला आज तक हमको कोर्स की किताबों में पढ़ाया जाता है कि पाकिस्तान बनाने से पहले मेरे शरीर के 2 टुकड़े कर दो, पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा। हाँ, पाकिस्तान लाश पर नहीं, लाशों पर बना। अगर उनमें से एक भी लाश 40 लाख लाशें गिरी करीब करीब, उनमें से अगर एक भी लाश बोल पाती ना, तो वो यही बोलती कि हाँ बापू, तुम्हारी लाश पर तो नहीं, लेकिन मेरी लाश पर पाकिस्तान बन। ये कटु सत्य है जो हमारी आने वाली पीढ़ी को, हमसे तो छुपाया गया, हमारी आने वाली पीढ़ी को तो मालूम पड़े। ये कब तक ढोंग करते रहेंगे कि अहिंसा के नाम पे आजादी मिली? ये कैसी अहिंसा थी जो 40 लाख लाशों के ढेर पे हमको मिली, और फिर कहते हो कि अहिंसा के नाम पर आजादी मिली? इससे बड़ा झूठ क्या होगा? और ये झूठ जो कहानी बनाई गई है कि गांधी हत्या से पहले 2 बार, मेरे अंदाज से कि 2 बार गांधी जी को मारने का प्रयास हो चुका था, और वो भी आपटे या गोडसे ने प्लान बनाया था। क्या होता है कि ये वामपंथ इतिहासकार जो है ना, ये बहुत खतरनाक है। मतलब जहरीले नागों से भी ज्यादा खतरनाक लोग हैं। इनका जहर मालूम नहीं पड़ता, बस ऐसे सवालों में निकल कर आता है जब आप दिग्भ्रमित हो जाते हैं बहुत से लोग। असल में क्या है कि जब गांधी हत्याकांड की बात होती है और एक पूछा जाता है कि भाई गांधी की हत्या क्यों की, तो उसकी वजह जो जिनकर सामने आती है, जो मैं बार बार बोलता हूँ, मेरे रिसर्च में वही सामने है। गांधी की 4 या 5 हत्या की वजह है। पहली हत्या की वजह है मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति, दूसरी हत्या की वजह है बंटवारा, तीसरी हत्या की वजह है अहिंसा की उनकी जो थ्योरी थी उसका फेल हो जाना, चौथी वजह है पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देना, और 5वीं वजह है जो हिंदू और सिख शरणार्थी पाकिस्तान से आए थे उनके साथ धोखा करना। ये सीधी सीधी वजह है गांधी जी की हत्या की। लेकिन ये 5 वजह गांधी जी की हत्या में से ना मानी जाए, इसके लिए कहानियां गढ़ी गई 2। वो कहानी क्या गढ़ी गई कि गोडसे ने 1944 में पंचगनी में और 1946 में 2 बार गांधी जी की हत्या का प्रयास किया। तो जब आप ये साबित कर दोगे कि वो 1944 और 1946 में मारना चाहता था, तब तो पाकिस्तान बना ही नहीं था। पाकिस्तान बनने की बात थी, लेकिन बनना तय नहीं हुआ था। तो इससे आप ये साबित कर दोगे कि गोडसे तो एक धर्मांध हत्यारा था, फैनेटिक था, कट्टरपंथी था, और वो तो गांधी को मारना ही चाहता था, इसलिए उसने गांधी को मारा। इसके पीछे पाकिस्तान, बंटवारा, ये सब वजह नहीं है। तो ये थ्योरी गढ़ी गई पंचगनी की और 1946 की घटना की। इसका मैंने रिसर्च किया। गांधी जी का पूरा जीवन जो था वो खुली किताब था। आधुनिक भारत के, आधुनिक विश्व के गांधी जी पहले ऐसे नेता हैं जिनके बारे में प्रतिदिन का हिसाब लिखा हुआ है। गांधी जी ने आज क्या खाया, कितने लीटर, कितने मिलीग्राम बकरी का दूध पिया, अखरोट खाया, बादाम खाया, या दलिया खाया, या उबली लौकी की सब्जी खाई, ये तक दर्ज है। उनका जीवन एक खुली किताब की तरह है। गांधी जी कभी अकेले नहीं रहते थे, हमेशा उनके साथ उनके 20-25 मंडली रहती थी, मीडिया पूरे समय उनके साथ रहता था। तो पंचगनी का जो किस्सा आता है, बड़ा मजेदार किस्सा है, जो ये वामपंथी इतिहासकार बताते हैं कि गांधी जी पंचगनी में थे और गोडसे एक खुला बड़ा सा चाकू लेकर दौड़ता हुआ आया और गांधी जी को उसने मारने की कोशिश करी। तो मैंने अपनी पुस्तक में नाम लिखा, उनका भिड़े नाम था या कुछ ऐसे कुछ नाम था उनका। वो बीच में खड़े हो गए और उन्होंने गोडसे का हाथ पकड़ लिया और हाथ से उन्होंने उससे चाकू छिलवा लिया, और उसके बाद पुलिस उसको गिरफ्तार करके ले जाने लगी। तो गांधी जी ने मना कर दिया। गांधी ने कहा मुझसे बहस करो, चर्चा करते हैं। गोडसे तमतमा के रह गया, पुलिस ने कुछ नहीं किया। कल्पना कीजिए कि इतनी बड़ी घटना सबके सामने हो गई और किसी ने देखा नहीं, सिर्फ भिड़े जी के अलावा, जो कांग्रेस के उस समय के युवा नेता थे। अगले दिन का मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया निकाला, नेहरू मेमोरियल में पड़ा हुआ है। मैंने कहीं तो कुछ अखबार में छपा होगा, तो टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर वो खबर छपी हुई है
कि गांधी जी पंचगनी में कल थे और 40 युवा पुणे से बस लेकर वहां पहुंचे और उन्होंने गांधी जी की प्रार्थना सभा में गांधी जी के खिलाफ नारे लगाए और उन्होंने कहा कि आपको इस तरह से जिन्ना से मिलने नहीं जाना चाहिए। और उस दल का नेतृत्व पुणे का एक नारायण आप्टे नाम का युवा कर रहा था। ये नारायण आप्टे कौन है? जिसको गांधी हत्याकांड में फांसी हुई, गोडसे का मित्र। तो बिल्कुल सही है कि नारायण आप्टे उस मौके पर मौजूद था, 40 युवा मौजूद थे, उन्होंने गांधी जी का 1944 में विरोध किया, नारे लगाए। तो आप मुझे बताइए कि टाइम्स ऑफ इंडिया, मैं भी पत्रकार हूं, मैंने भी रिपोर्टिंग करी है देश भर में जाकर, बड़ी बड़ी इवेंट करी है। क्या कोई पत्रकार इतना अंधा होगा कि वो उस जगह पर मौजूद है, एक आदमी गांधी जी को चाकू लेकर कोई बड़ा सा मारने के लिए दौड़ रहा है और उसको कोई एक आदमी रोक लेता है, वो उस खबर को नहीं छापेगा? क्यों नहीं छापेगा भाई? और टाइम्स ऑफ इंडिया क्यों नहीं छापेगा उस खबर को? उसका कोई चश्मदीद नहीं है। चूंकि वो एक गांधीवादी भिड़े जी ने कहा था, वो जीवन भर वो एक कथा सुनाते रहे और ना केवल कथा सुनाते रहे, कथा सुनाते सुनाते महाराष्ट्र विधानसभा के विधायक भी बन गए। हमने यह मान रखा है ना कि कोई गांधीवादी झूठ नहीं बोलता है। चलिए ठीक है, मेरी एक विचारधारा हो सकती है, हो सकता है टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्टर नेत्रहीन हो, मूक बधिर हो, उसने वो ना शोर सुना हो, ना आंखों से देखा हो, ऐसी ब्रेल लिपि से उसने कोई रिपोर्ट लिख दी हो, छप गई हो, चलो मान लेते हैं। कपूर कमीशन तो ठीक था, कपूर कमीशन ने इस पूरे मामले की जांच करी जो 1965-66 में बना था गांधी हत्याकांड की गलतियों को देखने के लिए। उसके अंदर वो क्लियर लिखता है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। अगर ये घटना होती तो ये कहीं ना कहीं छपती। और वो भिड़े साहब भी जिंदा थे तब, अभी मरे कुछ दिन पहले, वो 2015 में पुणे के आसपास कहीं रहते थे। वो भैया जाते ना गवाही देते, बोलते कि मैं गांधी को पूरे जीवन भर तमगा लिए घूमते रहे, गांधी को बचाने वाला, गांधी को बचाने वाला। भाई कैसा बचाया था दुनिया में किसी ने देखा नहीं, बस तुमने ही कहानी सुनाती पूरी दुनिया को। तो ये कहानी पूरी बार बार सुनाई जाती है ये। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि हर 30 जनवरी को जब गांधी जी की पुण्यतिथि आती है तो देश की कम से कम 20 वेबसाइट इस लेख को छापती है कि गांधी जी पे गोडसे पहले एक बार 1944 में हमला कर चुका था। ऐसे 1946 के हमले की ये झूठी कहानी है। तो ये सब इसलिए बनाया गया जिससे कि ये जो पाकिस्तान का निर्माण, ये अहिंसा का फेल होना, ये जो लाशों का गिरना, हिंदुओं की जो दुर्गति हुई, ये सब दोष ना आ पाए, ये हत्या की वजह ना बताई जाए, इसलिए ये कहानी बनी जाए। सर और एक खास बात है कि 20 जनवरी को गांधी जी को मारने का प्रयास किया जाता है, बम वहां पर धमाका करके वो पकड़ा जाता है मदन लाल पाहवाती, और 30 जनवरी को गांधी जी की हत्या होती है। तो ये जो 10 दिन है कि गांधी पर 20 तारीख को हमला हुआ है, तो ये 10 दिन में उनकी सुरक्षा का कोई प्रबंध क्यों नहीं किया गया? देखिए हम बचपन में सब चोर सिपाही चोर पुलिस खेला ही होगा हम लोगों ने। तो हम जब 6-7 साल के थे, जब हम चोर पुलिस खेलते थे, तो हम वो गलतियां नहीं करते थे जो उस वक्त की दिल्ली पुलिस, बॉम्बे पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, पुणे पुलिस और अहमदाबाद की पुलिस ने करी और आईबी ने करी। मतलब मैं बहुत खुलकर साफ शब्दों में कहूं तो ऐसा कह सकते हैं आप कि गांधी जी को एक तश्तरी में रखकर गोडसे को सौंप दिया गया कि भाई मार दो, हत्या कर दो। बड़े आश्चर्य की बात है कि जब 20 जनवरी को गोडसे, बहुत कम लोग शायद जानते हैं, अब तो अगर जानने लगे तो हम लोगों ने बहुत इस विषय पर चर्चाएं की हैं। 20 जनवरी को गोडसे और उसके 5 साथी गांधी जी को मारने के लिए प्लान बनाकर बिड़ला भवन पहुंचते हैं। प्लान ये होता है, मैं जल्दी बता देता हूँ, प्लान ये होता है कि मदन लाल पावा नाम का एक युवा जो इनके ग्रुप का एक साथी होता है, वो पहले एक बम फोड़ेगा तो उससे भगदड़ मचेगी तो 2 लोग ग्रेनेड से हमले करेंगे गांधी जी पर। एक व्यक्ति गोपाल गोडसे, जो नाथुराम गोडसे का छोटा भाई था, वो पीछे बैठा रहेगा और वो वहां से गोली चलाएगा। दिगंबर बढ़ गए और उसका नौकर शंकर केशरिया आगे से गोली मारेगा। इस तरह से गांधी और सूरावर्दी प्रार्थना सभा में बैठता था, इन दोनों को हम खत्म कर लेंगे। ये प्लान बना के गोडसे एंड टीम 20 जनवरी को बिड़ला भवन पहुंचती है। तो जैसे ही वो मदनलाल पाहवा बम फोड़ता है तो वो उतनी आवाज नहीं होती है, तो भगदड़ थोड़ी बहुत मस्ती है और गांधी जी सबको बिठा देते हैं। और ये आप बहुत कभी मौका मिले, अगर इंटरेस्ट है आपका, तो यूट्यूब में आप डालिएगा, ये ऑडियो पड़ा हुआ है गांधी जी का, बैठो बैठो डरो मत, हल्की सी आवाज है, कहीं मत जाओ, ऐसे करके वो बम का अभी भी साउंड मौजूद है उसका ऑडियो। तो ये सब लोग भाग जाते हैं और मदनलाल पाहवा जो है वो स्पॉट पे पकड़ा जाता है।
मदनलाल पाहवा जब स्पॉट पे पकड़ाता है तो गांधी जी कहते हैं कि भाई इसके साथ हिंसा मत करना, युवा है, भटका हुआ युवा है, इसको मत मारना। लेकिन ना तो तब ना अब भारत की पुलिस का जो सिस्टम है उसमें गांधी जी की अहिंसा का कोई स्थान नहीं है। पुलिस तो मारती है भाई साहब, अगर पकड़ती है तो मारती है। तो मदनलाल पाहवा की उसी रात तुड़ाई होना शुरू हो जाती है, और जब उसकी तुड़ाई होती है तो 10 डंडे खा के तोते की तरह सब कुछ उगल देता है। वो बता देता है कि जो इसका पूरे गेम का जो मास्टरमाइंड है इस हत्याकांड को रचने वाला, उसका नाम तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन वो महाराष्ट्र के अग्रणी अखबार का एक संपादक है, ठीक है। दूसरा व्यक्ति जो है वो अग्रणी अखबार का मैनेजर है, यानी नारायण आप्टे। ऐसे करके दिगंबर बढ़ के सबकी वो जन्म कुंडली खोल देता है। उसी तरह से विष्णु करकरे जो अहमदनगर के रहने वाले थे, जो उसके साथी थे, वो पार्षद थे अहमदनगर के और बहुत बड़े नेता थे, उनके 2-3 होटल थे। वो कह देता है कि, और उनका तो नाम बता देता है कि मैं तो विष्णु करकरे के साथ आया था, वो भी आए थे, विष्णु करकरे भी इस ग्रुप में है, और वो विष्णु करकरे नाम है, अहमदनगर के रहने वाले। अब आप बताइए कि ये जानकारी एक कांस्टेबल को हम दे दें, इसी वाशी के जिस थाने क्षेत्र में हम बैठे हैं इसके कांस्टेबल को जाके दे दें कि भाई एक आदमी को पकड़ा है, उसने ये जानकारी तुमको दी है, उसने दी है, जरा पकड़ो यार कौन कौन लोग हैं। मैं गारंटी दे रहा हूं कि 48 से 72 घंटे के बीच में वो पुलिस का कांस्टेबल इन सबको बंद कर देता अंदर। इतने ओपन एंड शट केस था ये। मैं खुद पत्रकार हूं, हम सबकी लिस्ट एंटी मिनिस्ट्री में रखी रहती है, आईबी में रखी रहती है, गृह मंत्रालय में रहती है। मुंबई में वाशी में कोई लोकल अखबार भी निकलता होगा, इसके संपादक, इसके मालिक का नाम दिल्ली के आईबी में और एंटी मिनिस्ट्री के अंदर पड़ा है। उस समय ही पड़ा रहता था, तो अंग्रेज बहुत नजर रखते थे, और अंग्रेज अभी छोड़ के गए तो सारा सिस्टम वही काम कर रहा था। और एंटी मिनिस्टर कौन थे उस समय भारत के? सरदार पटेल थे। गृह मंत्री होने के साथ एंटी मिनिस्टर भी थे। जो दिल्ली पुलिस का कमिश्नर था वो आईबी चीफ भी था, संजीवी, उसी के डिपार्टमेंट में सारे कागज पड़े हुए थे, इनने कुछ नहीं ढूंढा। इन्होंने, मतलब मैं अगर अभी बोलना शुरू करूंगा तो कल शाम होती जाएगी, मैं इतनी चूक बता दूंगा कितनी गलतियां होंगी। मैं कितना बताऊं, मैंने तो अपनी पुस्तक में 75 गलतियां लिखी हैं, कम से कम 7,500 गलतियां हैं। और ये तर्क इन्होंने दिए कि बड़े बेहुदा तर्क है इस तरह के, कि इन्होंने कहा कि एक जिम्मी नागरवाला होते थे आपके महाराष्ट्र के, मुंबई के आईबी के डीसीपी हुआ करते थे उस वक्त, तो उनको इस पूरे केस की जानकारी दे दी गई। दिल्ली पुलिस के 2 लोग आए, मुंबई आए, और उन्होंने मदनलाल पाहवा का बयान दे दिया। तो उसने कहा बयान तो उर्दू में है, इसको जरा अंग्रेजी में कौन करेगा। तो क्या पूरे मुंबई में उस समय बॉलीवुड के अंदर सारी स्क्रिप्ट उर्दू के अंदर लिखी जाती थी, इतने मस्जिदों में मौलवी थे, क्या उर्दू पढ़ने वाला पूरे मुंबई में कोई नहीं था उसके बयान को? ये बहाने बनाए गए और दिल्ली पुलिस को भगा दिया उसने, और खुद की एक थ्योरी तैयार कर ली कि गांधी जी के किडनैप का प्लान है। ये तो डीसीपी था, तो उसने पूछा कि ये किडनैप का प्लान क्या है, बोले मैं रिपोर्ट बना के भेज रहा हूं। तो रिपोर्ट भेजी उसने, वो रिपोर्ट 31 जनवरी को भेजी उसने, जब गांधी जी मर चुके थे। तो ये बहुत बेहूदगी हुई। और सबसे बड़ी गलती देखिए, बहुत हमको, जब हम बैठे हुए हैं किसी मंच पर, आप इतना समय देकर आए हैं, अपना शाम का समय देकर, छुट्टी शनिवार के दिन वीकेंड पे, तो हमें स्पष्ट होना चाहिए एक दूसरे के प्रति, और यहाँ पर हमें किसी को बीच बचाने का खेल नहीं रचना चाहिए। हमें बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए कि हमें, जब भी आप लोगों ने इस पर विचार किया होगा, तो एक बात आती है कि गांधी जी नहीं चाहते थे उन्हें सुरक्षा दी जाए, और ये नेहरू और पटेल ने बाद में बोला कि हम क्या करते हैं, हम तो गांधी जी मना करते थे सुरक्षा देने के लिए। तो मेरा सवाल यह है कि गांधी जी तो कहते थे पुलिस ही नहीं होना चाहिए, गांधी जी तो कहते थे सेना ही नहीं होना चाहिए, गांधी जी तो कहते थे कि बड़े बड़े कारखाने नहीं होना चाहिए, गांधी जी तो कहते थे कि कुटीर उद्योग होना चाहिए, गांधी जी तो कहते थे कि कांग्रेस को जो है वो ईमानदारी से बड़े बड़े बंगलों में नहीं रहना चाहिए कांग्रेस के मंत्रियों को, और गांधी जी तो कहते थे कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। तुमने गांधी की कोई बात नहीं मानी। गांधी ने 100 बातें कही आजादी के बाद इनको, तुमने 99 बातें नहीं मानी। गांधी की सिर्फ एक बात मानी कि भाई मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए। ऐसे शिष्य थे तुम। गांधी की 99 बातों को तुमने नकार दिया। सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू ने सिर्फ एक ही बात मानी कि सुरक्षा मत देना। गांधी जी सुरक्षा नहीं मानते थे, सत्य है, लेकिन मैं एक एग्जांपल देता हूं। गांधी जब नोआखली गए थे, आप सभी को मालूम है गांधी जी नोआखली गए थे, और नोआखली में उस समय बंगाल के अंदर आता था, अब तो बांग्लादेश का हिस्सा बन गया। उस नोआखली में, उस बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी। सुहरावर्दी वहां का मुख्यमंत्री होता था। सुहरावर्दी को हम बूचर ऑफ बंगाल कहते हैं, कसाई कहते हैं हम उसको, लेकिन उस कसाई ने भी गांधी जी को सुरक्षा दी थी। नोआखली में गांधी जी के साथ बख्तरबंद गाड़ियां चलती थी,
आर्मी और पुलिस के सिपाही चलते थे हथियार बंद, तो लोग बोलते थे कि आप तो शांति के पुजारी हो, या आपके साथ सुरक्षा क्यों रहती है? तो गांधी जी बोलते थे कि मैं इसके खिलाफ हूं, लेकिन अगर सरकार ने मुझे सुरक्षा दी है तो मैं इसे हटा नहीं सकता हूं। तो भाई तुम शादी वर्दी में रख लेते, जबरदस्ती देते कि हमारी बात माननी पड़ेगी। आज भी कई नेता हैं, अरविंद केजरीवाल थे जिन्होंने कहा था मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए, लेकिन सुरक्षा दी गई। भाई आप नेता हो, आपको चाहिए नहीं चाहिए से नहीं होता, आपको हम देंगे सुरक्षा, प्रोटोकॉल है। पीएम मोदी कितने भी ताकतवर हों, एसपीजी आकर उनको रोक देगा कि यहां इसके आगे नहीं जाना है आपको, तो मोदी जी एक कदम आगे नहीं बढ़ते हैं। उसके बाद प्रोटोकॉल है एसपीजी के, उस प्रोटोकॉल को कितना ही बड़ा नेता हो उसको मानना पड़ता है। तो सुरक्षा देना सरकार का काम था, आपने नहीं दी। आपने कहा कि हमने सादी वर्दी में पुलिस वाले तैनात कर दिया। बड़ा मजेदार किस्सा बताता हूं कि सादी वर्दी वाले कहां थे। 26 सादी वर्दी में पुलिस वाले तैनात किए गए थे गांधी की सुरक्षा में, ऐसा बाद में सरकार ने दावा किया। वो 26 कहां थे वो बताता हूं। गोडसे ने जब गांधी को 3 गोलियां मारी तो गोडसे ने गन ऐसे अपना हाथ ऊपर उठा लिया, गन पकड़कर, क्योंकि उसको एक डर था मैं गन नीचे फेंकूंगा तो इस बीच पे कहीं एक स्पॉट पे आके ये मेरे ऊपर आरोप लग जाएगा कि मैंने दूसरों पे गन तानी। तो अपनी पिस्टल लेकर वो ऊपर खड़ा हो गया हाथ लेकर। ये सब बयान में उसने कहा है, अपने पुलिस के बयान में, और अपनी सब जगहों पर वो कहकर गया उस आधार पे, और मैं चश्मदीदों के आधार पे बता रहा हूं। वो पिस्टल लेकर ऐसे खड़ा हो गया, और जानते हैं पुलिस पुलिस कौन चिल्लाया? जनता नहीं चिल्लाई, ना आभा और मनु बोली, गोडसे चिल्लाया पुलिस पुलिस। फैक्ट बता रहा हूं आपको, मतलब इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। हाथ ऊपर करके वो चिल्लाया पुलिस पुलिस। तो एक कोई सार्जेंट था एयरफोर्स का, वो थोड़ा हिम्मती निकला, गांधीवादियों की हिम्मत ही नहीं हो रही थी उसको पकड़ने की। तो वो जो सार्जेंट था जो एयरफोर्स का, वो आया तो उसने गोडसे का हाथ पकड़ा। तो हाथ पकड़कर उसको ये एहसास हुआ कि ये छुड़ाने की कोशिश नहीं कर रहा, मतलब सही में सरेंडर करना चाहता है। तो उसने उसके हाथ से रिवॉल्वर छीन ली। तो वो रिवॉल्वर एक हाथ से दूसरे हाथ में जाने लगी। तो एक उसका सेफ्टी कैच अभी तक बंद नहीं हुआ है। तो एक व्यक्ति ने गोडसे के ऊपर रिवॉल्वर तान दी, बोले तुमने बाप की हत्या करी है, मैं तुम्हें मार दूंगा। तो गोडसे ने उससे कहा कि बेशक आप मुझे मार सकते हैं, लेकिन आपके हाथ जिस तरह से कांप रहे हैं गोली किसी और को लग जाएगी। फिर तब तक पुलिस आ गई। गोडसे बोलता है कि भाई साहब मेरे साथ जो हो रहा है वो तो ठीक है, पहले इसका सेफ्टी कैच बंद कर दो रिवॉल्वर का, पिस्टल का, नहीं तो ये चल जाएगी, एक हाथ से दूसरे हाथ पे जा रही है। उसके बाद जब सब कुछ निपट गया तो हमारे वीर गांधीवादियों की भीड़ ने गोडसे पे हमला किया और यहाँ से उसका सर फाड़ दिया था। आज भी पुणे में आप जाएंगे उनके घर में तो उनके कपड़ों पे वो खून वाले रखे हुए हैं। तो ये सुरक्षा व्यवस्था थी कि मार तो दिया ही, वो एंट्री पा गया, 10 दिन पकड़ा नहीं, मार दिया। मारने के बाद पुलिस थी नहीं स्पॉट पे, वो खुद ही पुलिस पुलिस चिल्ला रहा है हत्यारा। ये स्थिति बना रखी थी गांधी की सुरक्षा की। अब उसके बाद मैं इसलिए सब बातें बोलता हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको हमको स्पष्ट बातें करना चाहिए। हम आज की तारीख में जो बातें करते हैं तो कहते हैं वो तो नेहरू ने बनाया, इसरो नेहरू ने बनाया, ये नेहरू ने बनाया, वो नेहरू ने बनाया, सरदार पटेल 560 से ज्यादा रियासत एक करी। भैया किया, सब श्रेय दे रहे हो, तो गांधी को बचाया नहीं, इसका ठिकरा भी तुम दोनों में फोड़ो। उसकी कोई बात नहीं करता। क्यों नहीं करता? इसके पीछे भी षड्यंत्र है कि आप अगर गांधी की सुरक्षा में चूक हुई और इसकी आप जब चर्चा शुरू कर देंगे और ये 10 दिनों में जो बच्चों जैसी गलतियां की हैं वो जब आप बता देंगे, बच्चों जैसी करी है, जानबूझकर करी है, मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता, जब आप इसकी चर्चा शुरू कर देंगे तो जो पूरा फोकस आपने 70-80 साल से हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए कर रखा है कि गांधी की हत्या के नाम पे हम हिंदुत्व को बदनाम करेंगे, गांधी की हत्या के नाम पर हम आरएसएस को बदनाम करेंगे, गांधी की हत्या के नाम पर हम जो चंपावत ब्राह्मणों को बदनाम करेंगे, तो ये सब कल ही खुल जाएगी तुम्हारी। क्योंकि लोग फिर तुमसे पूछेंगे कि सुरक्षा क्यों नहीं, सुरक्षा देने में कौन नाकाम हो। तो इसको भी कोई चर्चा नहीं करना चाहता। ये सब गांधी की चिता पर रोटियां सेकी जा रही है, मुद्दे की बात नहीं करता। तब नथुराम ने गांधी की हत्या करने के बाद एक तो बड़ी घटना होगी कि ब्राह्मणों का नरसंहार, और दूसरी बात हिंदुत्व की विचारधारा बहुत पीछे रह गई। मतलब जब तक गांधी थे गांधीवाद खत्म हो रहा था, लेकिन जैसे ही गांधी गए गांधीवाद का फिर से जन्म हो गया, हम ऐसे शायद कह सकते, क्योंकि कांग्रेस ने वो राजनीति जरूर की, लेकिन तो ब्राह्मणों का नरसंहार ये एक तो इसमें घटना है। बिल्कुल, देखिए अगर हम गांधी जी के अंतिम समय की बात करें और बहुत ही निष्पक्षता से हम उनके अंतिम समय का अध्ययन करें तो गांधी जी की जो लोकप्रियता है, मतलब मैं से गांधी जी की लोकप्रियता की तुलना गांधी जी की लोकप्रियता से कर रहा हूँ, किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं कर रहा। अगर गांधी जी की हम लोकप्रियता का कोई ग्राफ बनाएंगे तो
30 जनवरी 1948 5:16, मतलब गांधी जी की हत्या से 1 मिनट पहले उनकी लोकप्रियता का स्तर उनके जीवन के सबसे निचले स्तर पर था। वो अपनी लोकप्रियता का जो चरम था उससे कहीं नीचे अपने अंतिम समय में वो आ गए थे, अपनी मृत्यु के ठीक पहले, क्योंकि उनकी सारी चीजें एक तरह से मोहभंग हो गया था देश का। अहिंसा से देश का विश्वास उठ चुका था, जिस तरह से लाशों के ढेर इस देश में लग गए थे, मुस्लिम तुष्टीकरण की हद देखकर सब परेशान हो गए। तो ऐसे में संघ का जो उभार हुआ, जिस तरह से संघ ने पंजाब के क्षेत्रों में जाकर जिस तरह से शरणार्थियों के लिए काम किया, कैंपों में काम किया, यहाँ जो महाराष्ट्र में सिंधी शरणार्थी आए उनके लिए जो काम किया, हिंदूवादी संगठनों ने जो काम किया, तो उससे संघ का एक उभार हो रहा था, संघ की विचारधारा का, हिंदुत्व की विचारधारा का उभार हो रहा था। और ऐसे समय में जब गोडसे ने हत्या कर दी गांधी की, तो कहीं ना कहीं उससे जो है पूरा मामला टर्न हो गया। क्योंकि हमारे देश में हमने देखा है कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद क्या हुआ था, किस तरह से लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली थी। राजीव गांधी की हत्या के बाद अगर आप 2 फेज में चुनाव हुए, 21 मई 1991 के पहले राजीव गांधी तब तक जीवित थे, और दो फेज के चुनाव हुए उनकी हत्या के बाद। दोनों का अंतर आप रिजल्ट निकाल के देख लो, कांग्रेस को कितना लाभ मिला। तो हमारे देश में ऐसा होता है, हम मूलतः सनातनी जो है वो भावुक लोग होते हैं। तो जब गांधी जी की हत्या हो गई, और वो भी एक हिंदुत्व के विचार को आपने उसके बीच में घसीट दिया कि हिंदुत्व की विचारधारा की वजह से हत्या हुई, तो जो हिंदुत्व की विचारधारा वो 30-40 साल 50 साल पीछे चले गई। और वो 1989-88 में जब राम मंदिर का आंदोलन होता है तो वहां पर उभर कर सामने आती है। तो एक नुकसान हिंदुत्व की विचारधारा को उससे हुआ। और सबसे बड़ी बात, गांधी हत्याकांड का जो सबसे विभत्स चेहरा है, जो सबसे मतलब जिसकी चर्चा इस देश में सालों तक होना चाहिए, क्योंकि 1984 के सिख विरोधी दंगों की बहुत चर्चा होती है। आज भी लोग राजीव गांधी को कहते हैं कि राजीव गांधी का बयान ठीक नहीं था कि एक बरगद का पेड़ गिरता है तो धरती तो हिलती है। तो बरगद का पेड़ जब गिरा था 1948 में 30 जनवरी को, तो महाराष्ट्र की धरती हिली थी, लेकिन वो जब धरती हिली तो उसका जिक्र इतिहास की किताबों में नहीं है। और दुर्भाग्य से महाराष्ट्र के लोग भी उसकी चर्चा नहीं करते। महाराष्ट्र में जिस तरह से चित्पावन ब्राह्मणों का नरसंहार हुआ, और न केवल चित्पावन ब्राह्मणों का नरसंहार हुआ बल्कि अन्य समुदाय के जो महाराष्ट्र के ब्राह्मण थे उनके साथ भी उतने ही अत्याचार उन 15-20 दिनों के अंदर किए गए, लेकिन इसके रिकॉर्ड मिटा दिए गए। जब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अभी आपने 20 से 30 जनवरी के बीच की बात की, हमने इतनी बात की 20 से 30 जनवरी के बीच में, आप गोडसे को ढूंढ नहीं पाए ना। 10 दिन तक पूरी जान लगा दी, आप गोडसे को नहीं ढूंढ पाए। 10 दिन लगाए आपने ना। और आप कल्पना कीजिए वैसा कि 5:17 को 30 जनवरी को गोडसे गांधी जी को गोली मारता है, और रात 8 बजे तक महाराष्ट्र के घर घर में, महाराष्ट्र के गांव गांव में, और मैं जिस मध्य भारत से आता हूं उसके इलाकों में भी, कर्नाटक के उत्तरी कर्नाटक के इलाकों में भी घर घर के अंदर ये बता दिया गया सरकार द्वारा कि उसका नाम नाथूराम गोडसे है, उसकी जाति वो महाराष्ट्र प्रांत का रहने वाला है, महाराष्ट्रियनों में भी उसकी जाति जो है ब्राह्मण है, और ब्राह्मणों में भी उसकी उपजाति चित्पावन ब्राह्मण है। ना तब फेसबुक था, ना ट्विटर था, ना व्हाट्सएप था, ना एसएमएस था, ना मोबाइल था, एसटीडी भी नहीं होता था, ट्रंक कॉल लगते थे। तुमने 3 घंटे में, जिसको तुम 10 दिन ढूंढ नहीं पाए, 3 घंटे के अंदर उसकी तुमने पूरी जन्म कुंडली जो है गांव गांव में महाराष्ट्र में पहुंचा दी। क्यों पहुंचाई? क्योंकि तुम्हें स्कोर सेटल करना था ब्राह्मणों से। उसके बाद जो ब्राह्मणों का नरसंहार शुरू हुआ, आप आम ब्राह्मणों की बात करते हैं, वीर सावरकर के घर पे जो हमला होता है तो जैसे तैसे बच जाते हैं, क्योंकि वहां पर उनके सुरक्षा कर्मी होते हैं। डॉक्टर नारायण सावरकर के साथ क्या हुआ था? डॉक्टर नारायण सावरकर स्वतंत्रता सेनानी थे, वीर सावरकर के छोटे भाई थे। 2 गली 3 गली छोड़ के पीछे शिवाजी पार्क में रहते थे। जब वीर सावरकर के घर में भीड़ कुछ नहीं कर पाई, गांधीवादियों की भीड़, तो डॉक्टर नारायण सावरकर के घर पे हमला किया गया। और जैसे किसी चोर और लुटेरे को मारते हैं ना पत्थरों से या घसीट कर लाते हैं, ऐसे उनको घर से घसीट कर लाया गया डॉक्टर नारायण सावरकर को, और घर के बाहर सड़क पर उनको फेंक दिया गया। और तब तक उनको पत्थर मारे जब तक वो मरणासन अवस्था में नहीं पहुंचे। क्या एक स्वतंत्रता सेनानी इस तरह की मौत डिजर्व करता है? वो उस वक्त मरे नहीं, लेकिन उन घावों से वो कभी उबर नहीं पाए, लकवा उनको मार गया। और जब आप आज भी जब पढ़ता हूँ पत्रकार के तौर पर, मैं भी उस शब्द को इस्तेमाल करता हूँ कि अरे वो मॉब लिंचिंग हो गई, अरे वहाँ उस मोहम्मद की मॉब लिंचिंग हो गई, उधर सलीम की मॉब लिंचिंग हो गई, उधर अहमद की मॉब लिंचिंग हो गई। माफ करना, अगर आजाद भारत की पहली कोई मॉब लिंचिंग थी तो वो डॉक्टर नारायण सावरकर की थी।
और भारत की पहली मॉब लिंचिंग को करने का अगर किसी ने अपराध किया है तो ये गांधीवादियों ने किया, कोई चर्चा नहीं करता इसकी। एक लड़की थी अमेरिका से 50 के दशक में, मैं तो क्या ही करता, मैं तो 2017-18 में जब मैंने 52 एंटी ब्राह्मण राइट्स पे जब मैंने रिसर्च करना शुरू किया तो मेरे पास तो मुझे दस्तावेज मिले ही नहीं। एक लड़की थी पैटरसन, उसका नाम सरनेम था, और 1957-58 के आसपास वो महाराष्ट्र आई थी। उसको सीआईडी और मुंबई पुलिस के रिकॉर्ड चेक नहीं करते थे। आज तक ये नहीं मालूम, अब किसी भी जगह पे ब्राह्मणों के खिलाफ जो नरसंहार हुआ है महाराष्ट्र का, उसको आप सर्च करके देख लेंगे, उसका जिक्र होता है और कॉलम बने होते हैं ना, किसमें कितने लोग मारे गए, कितने घायल, कितने मारे गए, उस पर लिखा रहता है घायल अननोन, डेथ टोल अननोन। मतलब इतना बड़ा दंगा हो गया, इतना सब कुछ हो गया, उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। आप जाके देख लीजिए सीआईडी महाराष्ट्र सरकार के अर्काइव में, मुंबई पुलिस के अर्काइव में, आपको रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। ये मैंने सबसे पहले 2016-17 में इस पर मैंने फेसबुक और सोशल मीडिया पे लिखना शुरू किया। लोगों ने हंसी उड़ाई और कैसी बातें करते यार, ये तो कभी हुआ ही नहीं होगा। लेकिन जब नीचे लोगों ने अपने किस्से लिखना शुरू करे कि मेरी दादी ने मुझे ये बताया था, मेरी नानी ने मुझे ये बताया था, मेरे परिवार में ये हुआ था, तब लोगों को समझ में आना शुरू हुआ कि ये कितनी बड़ी विभीषिका थी। मैंने जब पुस्तक लिखी तो मेरा दोस्त है और मेरे साथ के ही पत्रकार है, उसका नाम है रविंद्र भजनी। तो उसने मेरी पुस्तक पढ़ी और मुझसे बोलता, मराठी है, महाराष्ट्रीयन मराठी भाषी है, तो उसने मुझसे बोला प्रखर तुझे मालूम है कि मेरा नाम भजनी क्यों है? तो मैं हंस दिया, मैंने यार तुम्हारा नाम सरनेम भजनी है, मुझे क्या मालूम तुम्हारा नाम भजनी क्यों है? बोला मेरा सरनेम जोशी हुआ करता था मेरे दादाजी का। बोला हमारे गांव में हमला हुआ गांधी जी की हत्या के बाद, हम भागे तो हमें उस सरनेम से डर लग गया, हम एमपी में आके फंस गए और हमने अपना सरनेम भजनी कर दिया। मुझे कहानी समझ में नहीं आई और मुझे क्यों सुनाई कि उसने मेरी किताब पढ़ी तो उसको लगा कि वो दिल की बात मुझसे कह दे। लोग अपनी कहानियां सुनाने को तैयार नहीं है, जो सुना रहे हैं उस पर विश्वास करने को कोई तैयार नहीं है। तो क्यों नहीं हो रहा? आज कहीं भी किसी धर्म है, तो दलित, आदिवासी, अगड़े, पिछड़े, किसी भी समाज के खिलाफ हिंसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए जातिगत हिंसा। लेकिन हम इस परिप्रेक्ष्य में सोचें कि आज एक दलितों के खिलाफ हिंसा हो जाती है तो उसको 20-20 साल तक, 25-25 साल तक सुनाया जाता है। आज भी लक्ष्मणपुर बाथे हत्याकांड का जिक्र हर जगह पे होता है। जब बिहार चुनाव आता है तब लक्ष्मणपुर बाथे की चर्चा होती है। तो ब्राह्मणों के नरसंहार की चर्चा क्यों नहीं होती? उसकी वजह है क्योंकि हम, हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में, हमारी राजनीति ने एक नैरेटिव बना दिया है कि यार ब्राह्मण तो कभी पीड़ित होते ही नहीं। हम यह मानने को ही तैयार नहीं है कि ब्राह्मण भी पीड़ित है। अगर वो पीड़ित नहीं होता तो क्यों कश्मीर से खदेड़ा जाता? वो क्यों 1948 में जनवरी के महीने में गांधी जी के बाद मारा जाता? हम ये स्वीकार नहीं करना चाहते ना। और जब मैं बातें बोलता हूँ तो नीचे लोग फेसबुक पे, ट्विटर पे और यूट्यूब में लिखते हैं तुम तो खुद ब्राह्मण हो। भाई मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं कायस्थ हूँ। लेकिन लोग गलत फहमी पाल लेते, सोचते हैं मैं ब्राह्मण हूँ, इसलिए मैं ब्राह्मणों की बात कर रहा हूँ। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ पत्रकार के तौर पर कि पिक एंड चूज की हिस्ट्री नहीं चलना चाहिए इस देश में। कि अगर दलित हिंसा हुई तो उसका हम राजनीतिक इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर मरने वाला ब्राह्मण है तो उसको हम इतिहास में दफन कर देंगे। ये नहीं चलना चाहिए। तो संघ पर प्रतिबंध आ गया तो नेहरू और सरदार पटेल, ये दोनों का संघ की ओर देखने की दृष्टि कैसी थी? कुछ उसमें फर्क था या दोनों को संघ से कुछ एलर्जी थी, या संघ पर प्रतिबंध लगाने में दोनों का हाथ था? देखिए मैं तो खुलकर बोलता हूँ और कई लोग उसको मजाक में भी ले लेते हैं, यहाँ भी बोल देता हूँ कि अगर आज सरदार पटेल होते तो संघ के सदस्य होते। तो बहुत सोच समझ कर ये बात हुई। सरदार पटेल के इतने सबूत मिलते हैं संघ के करीबी होने के जिसकी कोई सीमा नहीं है। संघ के पक्ष में कई भाषण दिए। मैं तो अभी गांधी हत्याकांड की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो पहले की बात कर रहा हूँ। संघ के समर्थन में जाने ने कितने भाषण दिए सरदार पटेल ने। सरदार पटेल को अगर समझना है आप में से किसी को भी, तो आपको एक उनके सेक्रेटरी थे अय्यर और शंकर, वी शंकर, आईसीएस ऑफिसर थे। उन्होंने बड़ी अच्छी पुस्तक लिखी है सरदार पटेल के साथ। उन्होंने 5 साल काम किया आखिरी समय में। वो उनसे बेहतर सरदार पटेल को कोई नहीं समझ पाया। उनने जो संघ और सरदार पटेल की विचारधारा पर जो लिखा है और जो उन्होंने बताया कि संघ को कितना सरदार पटेल पसंद करते थे, उनने सबूतों के साथ पूरी बताई। तो उसको आप पढ़ के संघ के प्रति सरदार पटेल के क्या विचार है वो आप पता कर सकते हैं। रही बात गांधी हत्याकांड में, तो गांधी हत्याकांड में संघ तो सबसे बड़ा विक्टिम था। क्योंकि क्या होता है ना कि आप नेहरू जी के मैंने तो 1 महीने के बयान निकाले। मतलब नेहरू ने 30 जनवरी को गांधी जी की हत्या हुई, मैंने 30 दिसंबर से
30 दिसंबर 1947 से लेकर 30 दिसंबर 1948 तक सिर्फ एक महीने के नेहरू जी के बयान निकाले कि ये संघ पर क्या क्या बोल रहे थे, कहां कहां पर क्या क्या बोल रहे थे। तो हैरान कर देने वाले वो गोविंद बल्लभ पंत जो उस समय यूपी के मुख्यमंत्री थे, उनको चिट्ठी लिख रहे हैं कि संघ के भाई ये लगाम लगाओ, संघ के साथ ये करो, संघ के साथ वो करो, संघ के साथ ये करो। मद्रास प्रांत जो उस वक्त होता था, उसके गृह मंत्री सुब्बारायन को लिख रहे हैं नेहरू जी कि मुस्लिम लीग भी सक्रिय है आपके राज्य में, आपके राज्य में आरएसएस भी सक्रिय है। मुस्लिम लीग अगर बैठकें करता है, मीटिंग्स करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संघ अगर बैठक कर रहा है तो उस पर नजर रखो, उसे मत होने दो। मतलब मुस्लिम लीग ओके है जिसने देश के 2 टुकड़े करवा दिए, लेकिन संघ को बैठक मत कर रहे हैं। ये गांधी जी की हत्या के पहले हो रहा है। देश के एक राष्ट्रपति हुए राधा कृष्णन, वो समय राष्ट्रपति नहीं थे, लेकिन एक संघ के कार्यक्रम में चले गए रीवा में, तो उनको बड़ी नेहरू ने लानतें भेजी कि आप संघ के कार्यक्रम में क्यों चले गए। तो नेहरू के पूरे 1 महीने में कम से कम 20 से 25 ऐसे बयान हैं जो ये बताते हैं कि नेहरू संघ के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित थे, वेंडिक्टिव थे। और जैसे ही गांधी हत्या हुई तो नेहरू के हाथ में मौका लग गया। अब सरदार पटेल क्यों तैयार हो गए प्रतिबंध लगाने के लिए, ये भी एक सवाल उठता है। उसकी वजह ये थी कि जो सुरक्षा में चूक हुई गांधी जी, तो उसके खिलाफ अगले दिन से जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया ने सरदार पटेल के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया था कि आप जो है गांधी जी को बचा नहीं पाए। तो सरदार पटेल वैसे ही बहुत बैकफुट पर आ गए थे और ऐसे में संघ पर प्रतिबंध लगाया गया। और संघ पर प्रतिबंध गांधी जी की हत्या के आरोप में नहीं लगाया गया, अशांति फैलाने के आरोप में लगाया गया कि आप अशांति फैल रही है, इस आधार पर प्रतिबंध लगाया गया। और प्रतिबंध लगाया तो 13, 14, 15 महीने में हटाना पड़ा ना। और अगर संघ का हाथ था गांधी हत्याकांड, तो 70 साल 80 साल में से 70 65 साल तक आपकी सरकार रही, आयोग बनाते, जांचें करते, फंसाते संघ को, साबित करते, साबित नहीं कर पाए। मैं आज भी आपको बोल रहा हूं, मैं अपनी एक पत्रकार होता थोड़ा समझ जाता है इसका क्या होगा अंदाज। राहुल गांधी ने जो आरएसएस पे आरोप लगाया है ना गांधी हत्याकांड से जोड़, या तो इसमें उनको सजा होगी, लिख लीजिए, ये मेरा आकलन है, या तो उनको सजा होगी या उनको माफी मांगी, बिना उसको तो नहीं छूटे। क्योंकि दुनिया में कोई ये साबित ही नहीं कर सकता कि इसमें संघ का हाथ था। कपूर कमीशन ने खुली क्लीन चिट दी है आरएसएस को। मैं आपको 50 एग्जांपल यहां बता सकता हूं, लेकिन समय हो रहा है इसलिए नहीं बता रहा। किस किस आयोग, उस समय का गृह सचिव कह रहा है कि भाई संघ का हाथ नहीं है। सरदार पटेल का खुद का पत्र है जिसमें वो नेहरू को 27 फरवरी को लिख रहे हैं, गांधी जी की हत्या के 27 दिन बाद। बोला ठीक है प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन कोई सबूत नहीं है इनके खिलाफ, ये ऐसे जेलों से छूट रहे हैं। मेरे ताऊ जी को खुद को गिरफ्तार, मेरे जो बड़े पिताजी हैं ताऊ जी को खुद 16-17 साल में गिरफ्तार हुए थे गांधी हत्याकांड में। वो गांव में रहते थे, मेरे गांव में बिजली तक नहीं आई थी 1948 में। वो 16-17 साल के जिले के टॉपर थे, वो शाखा लगाते थे, आरएसएस की शाखा लगाते थे। पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया गांधी हत्याकांड में, 4 दिन के लिए बंद रखा उनको। आप बताइए जिस गांव में लाइट नहीं पहुंची है, 16 साल के लड़के का क्या लेना देना। तो इस तरह से अमानवीय अत्याचार करे गांधी हत्याकांड के नाम पर। बच्चों को गिरफ्तार किया, महिलाओं के ऊपर अत्याचार किए, 20-25 साल के लड़कों को उठा लिया, संघ को हर जगह पर प्रतिबंध कर दिया, साबित कुछ नहीं कर पाए। और ये सब कौन बताता है? संघ पर प्रतिबंध लगा, जैसे कुछ होता। आज भी पार्लियामेंट में राहुल गांधी से लेकर हर कोई, सरदार पटेल ने संघ पर प्रतिबंध लगाया था, सरदार पटेल ने संघ पर प्रतिबंध लगाया था। तो भाई सरदार पटेल ने तो कम्युनिस्ट पार्टी पर भी प्रतिबंध लगाया था, उसकी बात क्यों नहीं करते हो? और संघ पर तो सिर्फ प्रतिबंध लगाया था, गिरफ्तार करते थे, जेलों में रखते थे, कोर्ट से छूट किया जाते थे। ये कितने लोग जानते हैं कि भारत की आजादी के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, और तेलंगाना जैसे राज्य में देखते ही इनको गोली मारने के आदेश सरदार पटेल ने दिए थे इन लोगों को। ये वामपंथियों का इतिहास है। और क्यों लगाया था प्रतिबंध? संघ पर तो इसलिए लगाया शांति फैलाने के लिए। वामपंथी पार्टी पर प्रतिबंध क्यों लगाया था सरदार पटेल ने? भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप में। और तेलंगाना में इन कम्युनिस्टों को, इन वामपंथियों को भारत की सेना और भारत की पुलिस गोलियों से भूनती थी। वो तो जब स्टालिन ने आके इनको बोला कि छोड़ दे यार, ये नेहरू हमारी कम्युनिस्ट बिरादरी का है, ये आंदोलन वापस ले लो, तब जाके मुख्य धारा में आए। इनके जो महासचिव वगैरह होते थे, वासवरैया और ये सुंदरैया, ये सब भागते थे पुलिस देखकर। गुरु गोलवलकर कभी पुलिस देखकर भागे नहीं, बाकायदा दुनिया के सामने उनको गिरफ्तार करके ले जाएगा, तो दुनिया के सामने वो बाइज्जत बरी होकर निकले। सुंदरैया वगैरह जो कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे, ये जंगलों में छुपकर भागते थे पुलिस के डर से। ये नहीं बताइएगा, वामपंथी इतिहासकार कभी नहीं बताएगा कि भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबंध लगाया था सरदार पटेल। संघ की बात करें,
जो हर जगह से बरी होकर आ चुका है। और आप देखिएगा, या तो राहुल गांधी को सजा होगी या राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ेगी, इससे नीचे काम होगा ही नहीं। जो केस लग चल रहा है ना महाराष्ट्र में, संघ का जो नाम लिया, साबित ही नहीं कर सकते। तो एक आखिरी प्रश्न कि हम सावरकर जी के आत्मार्पण दिन के अवसर पर यह कार्यक्रम कर रहे हैं। सावरकर जी का ये 60 वर्ष हो गए उन्हें। 60 वर्षों बाद भी भारत की राजनीति में सावरकर जी का उल्लेख होता है, उनका नाम लिया जाता है। एक पार्टी उनकी समर्थन करती है, दूसरी पार्टी उन पर आरोप लगाती है। तो क्या कारण है कि सावरकर नाम भारत की राजनीति से ये कायम जुड़ा रहेगा? देखिए, इसको है ना, थोड़ा सा मैं अपने हिसाब से इसका जवाब देना चाहूँगा। आपका सवाल अपनी जगह पर है, मैं भी जो बात करना चाहता हूँ उसको जोड़कर कहूँगा। देखिए, वीर सावरकर से जुड़े हुए जो विवाद हैं, जिनकी वजह से वो विपक्षी पार्टियां उनके ऊपर आरोप लगाती हैं या उनके जिन पत्रों का उल्लेख किया जाता है, वो कोई ऐसी छुपी दबी बात नहीं थी। सावरकर जी ने अपनी खुद उनका जिक्र किया है, किसी से कभी छुपाया नहीं, और बात सब पब्लिक उसमें थी। हम लाल बहादुर शास्त्री के समय का आप उल्लेख पढ़ दीजिए, उन्होंने क्या किया पेंशन को लेकर, उनको पेंशन दी स्वतंत्रता सेनानी वाली। इंदिरा गांधी ने उनकी मृत्यु पर जो लिखा कि जो श्रद्धांजलि दी है, वो सावरकर स्मृति में इंदिरा गांधी ने क्या किया है, वो सब है। हम थोड़ा और आगे बढ़ लेते हैं। जब बलराम जाखड़ केंद्र, मेरे ही जिस मंत्रालय में मैं काम करता हूँ, सूचना प्रसारण मंत्रालय में, सावरकर पे फिल्म डिवीजन ऑफ इंडिया ने, सूचना प्रसारण मंत्रालय में बाकायदा एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, और ये इंदिरा गांधी के शासनकाल में बनी। तो सावरकर जी को लेकर, वीर सावरकर को लेकर इस तरह की भावना, इस तरह का जहरीला प्रचार, इस तरह की नफरत एक समय तक आते आते खत्म हो गई थी। इंदिरा गांधी के समय तक आते आते फिर सबके मन में सवाल आता है कि अचानक इतना नेगेटिव मामला फिर से कैसे चला गया, जिसको इंदिरा गांधी ने, देश की प्रधानमंत्री ने मान्यता दे दी, जिनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बन गई, जिनके नाम पे डाक टिकट आ गए, जिनको उन्होंने खुद, जिनके स्मृति में दान दे दिया अपनी तरफ से व्यक्तिगत उससे, फिर अचानक नफरत कैसे आ गई? दरअसल इसकी वजह भी राम मंदिर आंदोलन है। आप उसको थोड़ा बारीक एक पत्रकार के नजर से आप उसको देखेंगे, जो मैं देख रहा हूं, तो मैं, ये मेरा आकलन, गलत भी हो सकता हूं मैं, 87-88 में जब हिंदुत्व की विचारधारा का उभार हुआ, देश में राम मंदिर आंदोलन चला, और पहली बार आम जनता को हिंदुत्व शब्द जब मालूम पड़ा, तो उस वक्त जो वामपंथी, मैं उनके नाम यहाँ पर लेना नहीं चाहूंगा, जो वामपंथी इतिहासकार थे, जो वामपंथी रिसर्चर थे, या जो इकोसिस्टम का उस वक्त हिस्सा थे, तो उन्होंने अचानक उस वक्त वीर सावरकर के उन पत्रों का उल्लेख करना शुरू कर दिया जो पब्लिक में पहले से मौजूद थे। अचानक, क्योंकि सबको मालूम था, जो बात होती ना कि हिंदुत्व की विचारधारा को कुचलना है, तो कहीं ना कहीं आपको है ना, या तो उस पर आरोप लगाना पड़ेगा। तो आपने 1948 में गांधी हत्याकांड का आरोप हिंदुत्व की विचारधारा पे लगा दिया। अब 89 में तो अब क्या करते हैं आरोप लगाने के लिए, तो आपने वीर सावरकर को पकड़ लिया। तो वो जो 5, 6, 4, 3 जो जिन पत्रों का जिक्र होता है, वो अचानक निकाल के वामपंथी इतिहासकार आ गए। उस वक्त के जो द हिंदू टाइप अखबार थे, उनके अंदर वो पत्र छपना शुरू हो गए। कुछ अचानक इतिहासकार हो गए जो उसी विषय पर ही किताब लिखने लगे, उसी विषय पर ही बोलने लगे, क्योंकि हिंदुत्व शब्द अब लोगों की जुबान पर आने लगा था। तो हिंदुत्व शब्द का जनक कौन है, ये डॉक्ट्रिन किसने दी है? मतलब हिंदुत्व सनातनी विचार, तो उसका कोई इतिहास ही नहीं, कितना पुराना हम क्या ही बात करेंगे, लेकिन उसको एक विचार को, हिंदुत्व की विचारधारा को एक पिरोने का काम, पॉलिटिकल थॉट, तो वीर सावरकर, उस थॉट को डैमेज करने के लिए वीर सावरकर को डैमेज करना। तो ये जो है ना, ये चीजें आपस में जुड़ी हुई। इसलिए अब अभी परसों जब 26 तारीख को उनकी पुण्यतिथि, तो मैंने शो बनाया, मैं डीडी न्यूज में मेरा शो आता है 5:30 7:30 बजे, पूरा सच के नाम से, और मैं इसको एंकरिंग करता हूँ। मैंने शो बनाया, मैं आपको बता भी रहा था, तो मेरे सुबह आपको आइडिया अपना अप्रूव कराना पड़ता है। तो मैंने कहा वीर सावरकर पे शो बनाऊंगा, उनको योगदान दिखाऊंगा। तो बोला क्या विषय लेंगे उनका, मेरी बॉस ने मुझसे पूछा। तो मैंने कहा कि मैं बताऊंगा कि 1940 के दशक में जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, तो वीर सावरकर ने किस तरह से अंग्रेजों की सेना में हिंदुओं की भर्ती करवाकर भारतीय सेना की ताकत बढ़ाई थी, इस विषय पे मैं करूंगा। तो जो मेरे आइडिया अप्रूव कर रहे थे, उन्हें चौंक गए, बोले ये कौन सा योगदान हुआ? मैंने यही तो योगदान है, इसकी लोग चर्चा नहीं करते हैं। मतलब सोचिए, अगर भारत का जो सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है, अगर उसका कोई एक जनक है, तो वो वीर सावरकर है। ये समझने की जरूरत है। देखिए क्या होता है,
मैं संक्षेप में यहाँ पे बता देता हूँ कि जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो रहा था, और ये थॉट्स ऑन पाकिस्तान जो अम्बेडकर की पुस्तक है उसके अंदर भी इसका उल्लेख आता है कि भारतीय सेना जो थी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी, उसमें जब भारतीयों की संख्या जो थी उसमें मुसलमानों का बहुमत था, और वो मुसलमान थे ये NWFP प्रांत के, जहां पर आप तालिबान और इनका इन्फ्लुएंस है, इस जगह के, और पंजाबी मुसलमान, और हिंदू युवा बहुत कम थे। और वीर सावरकर की दूरदृष्टि थी कि वो पहचानते थे कि देखिए ये अंग्रेज तो छोड़कर जाएंगे एक दिन भारत, ये तो तय हो गया था दूसरा विश्व युद्ध शुरू होते से ही। जिस दिन ये छोड़कर जाएंगे तो ये छोड़कर सत्ता किसको देंगे? या तो इनने कांग्रेस को सत्ता दी, देश एक रहा, तब भी ये सिविल वॉर होगा क्योंकि मुसलमान स्वीकार नहीं करेंगे कांग्रेस की सत्ता, तब भी सिविल वॉर होगा, तब सेना एक बड़ी भूमिका निभाएगी। और अगर दो बंटवारे हो गए इस देश के, तब एक दुश्मन राष्ट्र बनेगा, तब भी आपको सेना की जरूरत होगी, और सेना तो आपकी थी नहीं। अब आप सोचेंगे मुस्लिम सैनिक क्या भारत के सैनिक नहीं थे? नहीं थे। जब देश का बंटवारा हुआ और ये ऑप्शन रखा गया कि भाई आप भारत की सेना में रहेंगे तो पाकिस्तान की सेना में रहेंगे, तो 99.9999% मुस्लिम्स ने पाकिस्तान अडॉप्ट किया। एक ब्रिगेडियर उस्मान का नाम गिना गिना के हमारे कान पका देते हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। भारत के पहले भारतीय सेना के आजाद भारतीय सेना के पहले शहीद ब्रिगेडियर उस्मान थे, सलाम है उनको, लेकिन वो एक ही थे, उनकी रैंक के तो बाकी सब पाकिस्तानी चले गए ना। तो कितनी दूरदृष्टि रही होगी वीर सावरकर की कि उनको एक मौका दिखा कि यार ये विश्व युद्ध छिड़ गया, इन्हें फंसे हुए अंग्रेज, हिंदू युवाओं की भर्ती करवाओ, ये हिंदू युवाओं की जब भर्ती करवा दोगे तो बैलेंस बराबर हो जाएगा, और जब भारत आजाद होगा तब भी ये सेना हमारे काम आएगी जो आई 47 के युद्ध में कश्मीर में। और अगर भारत आजाद नहीं हुआ और सिविल वॉर हुआ और मुसलमानों ने सिविल वॉर किया, तब भी ये सेना हमारे काम आएगी। और सेम विचार डॉक्टर अंबेडकर का भी था, डॉक्टर अंबेडकर ने भी भर्ती करी। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि आप बार बार अरे अंग्रेजों की जो सेना में भर्ती करवाएगी सावरकर में, अच्छा तो डॉक्टर अंबेडकर का नाम क्यों नहीं लेते? क्योंकि वो तुम्हारे पॉलिटिकल नैरेटिव को सूट नहीं करता। इसीलिए वीर सावरकर को बदनाम करना है, इसलिए जो उन्होंने अच्छा काम किया उसको भी बदनामी में डाल दो। तो मैंने शो बनाया पूरा उस पर, और सोचिए ये हम लोग आज तक हमको नहीं मालूम है कितना बड़ा योगदान है कि कितनी भारत की हिंदुओं की, इतनी सैनिकों की भर्ती करवा दी वीर सावरकर ने मुहिम चला के, जिससे वजह से हमारी सेना इतनी बलशाली, इतनी महान सेना हमको आजादी के बाद मिली, वो तो बर्बाद कर दी गई, इसलिए 62 में मार गए। तो इतने बड़े योगदान को भी उनके अपराध की श्रेणी में डाल दिया गया। और सोचिए उस वक्त जिन्ना और मुस्लिम लीग ये पहचान रहे थे। जिन्ना का डॉन के अंदर बयान है कि ये जो सावरकर जी जो मुहिम चला रहे हैं, जो हिंदू, और सावरकर नाम नहीं लिया था उन्होंने, जिन्ना ने कहा था कि जो हिंदू संगठन जो मुहिम चला रहे हैं और जो सैनिकों की, हिंदू सैनिकों की भर्ती कर रहे हैं ब्रिटिश इंडियन आर्मी में, ये मुसलमानों के लिए एक दिन खतरा बनेगी। जिन्ना पहचान लिया था वीर सावरकर की चाल को, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि हमारे देश के लोग उनके योगदान को नहीं मानने को तैयार। दुश्मन पहचान गया कि ये व्यक्ति हिंदुओं की भर्ती करवा रहा है, बैलेंस पूरा गड़बड़ कर देगा, अपने लोग नहीं पहचान पाए। ये दुर्भाग्य, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एक प्रश्न मैं जो नहीं पूछने वाला था, लेकिन कल ही मैं पुणे गया था तो नथुराम जी के अस्थियों का दर्शन करके आया हूँ। उनकी इच्छा तो आपने लिखा है किताब में, सिंधु नदी ही क्यों? देखिए ये इसका जो आपने मुझसे सवाल पूछा ना, सिंधु नदी ही क्यों, ये सवाल नाथुराम गोडसे को जब फांसी दी गई 15 नवंबर 1949 को, तो उसके 2 दिन पहले गोपाल गोडसे ने ये सवाल नाथुराम गोडसे और नारायण आप्टे से पूछा था कि आप दोनों ने जो इच्छा जताई है कि आपकी जो अस्थियां हैं तो सिंधु नदी में ही क्यों प्रवाहित करना चाहिए। तो इसका जवाब नारायण आप्टे ने गोपाल गोडसे को दिया था, तो मैं वही जवाब दे सकता हूँ कि उनके मन में क्या भावना रही होगी। वो इसलिए एक भावना थी कि उसकी 2 वजह उन्होंने बताई कि एक तो देश का बंटवारा हो गया, जो 5 नदियां हमारी थी, जो पवित्र नदियां हमारी थी, जिन नदियों के किनारे हमारे वेद लिखे गए, वेदों की धरती तो वही थी, वहीं वेद लिखे गए, वो नदियां अपने पाकिस्तान के हिस्से में चली गई। एक वजह तो ये थी। इसलिए हम चाहते हैं कि जिस दिन भारत एक हो जाए, माँ भारती के झंडे के तले जब ये ध्वज के तले जब आ जाए, तब हमारी अस्थियां वहां पे प्रवाहित कर देगा। और दूसरा ये था कि जब गांधी जी की अस्थियां, जब गांधी जी की हत्या हो गई और गांधी जी की अस्थियां अलग अलग नदियों में, उनका जो पूरी ज़्यादातर अस्थियां तो संगम में इलाहाबाद में करी गई थी, प्रयागराज में, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों के अंदर ये हमारे भावनाएं फैलाने की बहुत पुराना तरीका। इंदिरा गांधी की अस्थियां भी ऐसी घुमाई गई थी।
और राजीव गांधी की भी ऐसी घुमाई गई थी। तो ये अस्थियां गांधी जी की तमाम नदियों में प्रवाहित की गई थी, हिमालय से भी उनकी अस्थियां की गई थी। तो ये जब प्रस्ताव सिंधु नदी के लिए आया तो पाकिस्तान ने मना कर दिया, पाकिस्तान ने उनकी अनुमति नहीं दी थी। तो ये भी एक वजह थी जो नारायण आप्टे अपनी वजह बताता है गोपाल गोडसे को, कि ये भी दुख की बात है कि गांधी जी की अस्थियां इन्होंने प्रवाहित करने से मना कर दिया पाकिस्तान ने। तो ऐसे में और जरूरी हो जाता है कि हमारी अस्थियां उतर ही जाएं जब इसको हम जीत लें या हमारे वापस माँ भारती है, हमारे खंड भारत का जब हिस्सा बन जाए। तो ये वो भावना जिसको कहते हैं ना, वो भावना था। और अस्थियों का मैं ऐसे ही आप जिक्र कर रहे हैं तो बता देता हूँ, पुस्तक में लिखा है कि ये अस्थियां मिली कैसे। आप इनके कल दर्शन करके आ रहे हैं, अस्थियां कभी मिलती नहीं। देखिए गोडसे, आज हम लोग बोलते हैं ना कि 2014 के बाद गोडसे का महिमा मंडन होने लगा, ये बहुत बड़ा झूठ है। गोडसे का महिमा मंडन उसी शाम 5:17 से 30 जनवरी को होने लग गया था 1948 में। उसी दिन से आपको बताता हूँ, जब गोडसे पे जब पहला केस शुरू हुआ लाल किले की अदालत में, तो उस समय एक फिल्म, पुराने बुजुर्ग लोग बैठे हुए जानते होंगे, पहले सिनेमा हॉल के अंदर वो फिल्म डिवीजन ऑफ इंडिया की न्यूज रील दिखाई जाती थी, आप बुजुर्ग लोगों को मालूम होगा। तो जैसे ही वो गोडसे की रील दिखाई जाती थी तो लोग गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाने लगते थे। और ये बात मैं मन से नहीं कह रहा, ये बाकायदा अखबारों की रिपोर्टिंग में है उस वक्त। और सरदार पटेल को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पत्र लिखा कि भाई ये रील हटा लो, आप आईएनडी मिनिस्टर हो, ये लोग तालियां बजाने लगते हैं, गोडसे जिंदाबाद बोलने लगते हैं, ये रील हटाओ, सिनेमा हॉल में दिखाना बंद करो। तो सरकार डर गई। तो जीते जी गोडसे से डरी, जब उसने बयान दे दिया तो उसके बयान से डर के उसको छापने से इनकार कर दिया, तब डरी। उसके बाद उसको जब फांसी दी जा रही थी तो उसके परिवार वालों ने जब उसके शव मांगे तो उसके शव देने से मना कर दिया, शव से भी डरी। और शव तो छोड़िए, उसकी अस्थियों से भी डरी। उसके शव जेल के अंदर जिस जगह पे जलाए गए, और ये मैंने लिखा, रॉबर्ट पेन ने लिखी अपनी पुस्तक के अंदर, पूरा वर्णन किया, और जेलर ने भी बताया कि नारायण आप्टे और गोडसे को फांसी पर टांगने के बाद जेल के अंदर एक ब्राह्मण कर्मी था अंबाला जेल का, उसने उनका अंतिम संस्कार किया और वहां से वो राख और अस्थियां हटाकर वहां पे हल चला दिया गया और घास बो दी गई कि भविष्य में स्मारक ना बन जाए। तो जीते जी गोडसे से डरे, गोडसे के शव से डरे, गोडसे की अस्थियों से डरे। और उन अस्थियों को 2 पीपों में, आप पीपे जानते हो, पुराने जमाने में स्टील के पीपे चलते थे जिसमें सामान भरा जाता था। तो नारायण आप्टे की अस्थियां एक पीपे में, एक पीपे के अंदर गोडसे की अस्थियां रखकर पुलिस ले गई अंबाला के स्टेशन। और अंबाला स्टेशन पर 2 पुलिस वाले पीपे लेकर चुपचाप ट्रेन के अंदर बैठ गए। और घग्गर नदी एक बहती है अंबाला में, जगह देखकर आया हूँ, अपनी आंखों से जगह देखी है मैंने। और वो पुल मैंने देखा था, कितनी सत्य घटना रही होगी वो। तो वो जब पुल से वो ट्रेन जब गुजरती है तो घग्गर नदी से जब वो ट्रेन गुजरती है, घग्गर नदी के पुल से, तो वो 2 पीपे नीचे फेंक दिए गए। तो एक पुलिस वालों ने आके अंबाला में शहर के अंदर एक दुकानदार को ये बात बता दी। दुर्भाग्य देखिए कि वो जो दुकानदार था वो हिंदू महासभा का कार्यकर्ता था। और उसने, वो लोग कहते तो वो घग्गर नदी में उथला उथला पानी था, पानी का बहाव कम था, उधर बांध में पानी रोक रखा था। तो वो 2 पीपे उठा के लिए आए और वो कितने दिन तक अंबाला में ही रही अस्थियां। बाद में गोपाल गोडसे जब छूट कर बाहर आए तो उनको दी गई। और ये पूरी स्टोरी इंडिया टुडे में, ये कोई मेरी खोज नहीं है, ये पीपे वाली जो कहानी बताई है, ये स्टोरी पूरी इंडिया टुडे मैगजीन में, जिसके रिपोर्टर स्वपन दास गुप्ता थे जो बाद में राज्यसभा मेंबर भी बने, उनकी बाईलाइन के साथ छपी हुई स्टोरी है ये पूरी। उन्होंने 1993-94 में उन सब लोगों को अंबाला में ढूंढ निकाला था जिन्होंने घग्गर नदी से वो अस्थियां गोडसे और आप्टे की निकाली थी। तो ये जो कहते हैं ना कि भाई गोडसे का महिमा मंडन 2014 के बाद, अरे भैया जीते जी शुरू कर दिया था। उसी समय गोडसे जिंदाबाद के नारे अंबाला स्टेशन पे लगने लगे थे। उसका परिवार अंबाला में आखिरी बार मिलने आया तो तांगे वालों ने पैसे नहीं लिए, होटल वालों ने पैसे नहीं लिए, चाय वालों ने पैसे नहीं लिए। और जब वो फांसी के बाद जो मिलके जा रहे थे तो गोडसे जिंदाबाद के नारों से अंबाला स्टेशन गूंज रहा था। ये क्या बता रहे हैं? शिमला का एग्जाम्पल दे देता हूँ। शिमला तो आज का शिमला नहीं कि कोई भी वहां पर जाकर रह सकता है। उस वक्त के शिमला में आईसीएस ऑफिसर, बड़े व्यापारी, रिटायर्ड जजेस के परिवार, ऐसे लोग रहते थे। तो जब शिमला के अंदर गोडसे आया, जब उसकी हाई कोर्ट के अंदर पेशी थी, तो ये मौलाना आजाद ने लिखा है कि वो ठंड, चूंकि उसको इतनी ठंड, उसको अंदाजा नहीं था कि शिमला में इतनी ठंड होगी, तो जब वो पहली पेशी पर आया तो ठंड से ठिठुर रहा था। तो औरतों ने उसको स्वेटर बुन बुन कर दे भेजना शुरू कर दिया। ये ऑन रिकॉर्ड दर्ज है।
जब वो अपना बयान शिमला की कोर्ट में दे रहा था तो महिलाएं रोने लगती थी, पुरुष सुबकने लगते थे, खखारने की आवाजें आने लगती। तो ये कौन लिख रहा है? जस्टिस खोसला, जिसने गोडसे को फांसी की सजा सुनाई। तो मेरा कहने का मतलब है कि शिमला में तो आरएसएस की शाखा नहीं लगती थी, आरएसएस पे तो प्रतिबंध लगा दिया था, ना बजरंग दल था, ना विश्व हिंदू परिषद था, ना बीजेपी का तो जन्म भी नहीं हुआ था। तो शिमला में कौन औरतें थी जो गोडसे के लिए स्वेटर बुन रही थी? वो कौन औरतें थी जो कोर्ट में बैठ के गोडसे के बयान को सुनकर रोती थी? तो महिमा मंडन तो तभी हो गया ना, ये 2014 का होना क्यों लोग लेकर बैठे हुए हैं। तो गोडसे के नाम पर, गांधी हत्याकांड के नाम पर सिर्फ चिता में राजनीति की रोटियां सेकी जाएंगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। धन्यवाद। मैंने लास्ट वीक भी प्रखर जी से जब भी बात की तो मैंने मेरी एक इच्छा प्रकट की थी कि रिचर्ड एटनबरो ने जैसे फिल्म बनाई गांधी पे, तो वैसी ही फिल्म इस पुस्तक पर होनी चाहिए। तो इसके बारे में शायद ये मेरी इच्छा है। अभी आगे अगर हम पक्का इंतजार करेंगे। आप सभी की ओर से मैं बहुत धन्यवाद देता हूं प्रखर जी को, और आपका सबका भी आभार। और ये चर्चा हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।